दक्ष ने कुछ दिनों के लिए टाइगर को कहीं बाहर भेज दिया था। आरोही को नहीं पता था कि दक्ष ने उसे कहाँ भेजा था और न ही उसने इस बारे में दक्ष से पूछा था, पर न ही दक्ष ने उसे कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि टाइगर कहाँ गया था। उसे पता था कि दक्ष की कुछ सीक्रेट है और वो नहीं चाहता है कि उसे उसके बारे में पता चले, और आरोही भी ये बात अच्छे से समझती थी। और वैसे भी उसे दक्ष को काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने पिछली जिंदगी से बहुत कुछ सीखा था। उसमें से एक ये भी था कि दक्ष को उसके काम में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये भी सच था कि टाइगर के जाने के बाद वो उसे बहुत मिस करती थी, क्योंकि एक वही तो था जिसके साथ वो खेला करती थी जब दक्ष उसके साथ नहीं होता था। और जब टाइगर वापस आ गया था तो आरोही बहुत खुश हो गई। खुशी के मारे उसने कसकर टाइगर को गले लगा लिया और टाइगर ने भी कुछ नहीं कहा, उसे खुद को गले लगाने दिया। आरोही के इस तरह करने से टाइगर को बहुत अच्छा लग रहा था। आरोही फिर टाइगर को झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, टाइगर मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये सुनकर टाइगर गुहराया, जैसे बोल रहा हो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारा पति ही है जिसने मुझे भेजा था, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। टाइगर की बात सुनकर आरोही ने अपने होठों का पाउट बना लिया। ऐसे ही थोड़ी देर टाइगर से बात करने के बाद आरोही बोली, टाइगर मैं अभी बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं अब सोने जा रही हूँ, हम लोग बाद में खेलेंगे। ये बोलकर वो ऊपर चली गई और टाइगर भी उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया। आरोही रूम में पहुंचकर सीधे अपने बेड पर कूद गई और वैसे ही बिना कपड़े चंगे किए सो गए। आरोही को सोए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि सिया धरते हुए उसके रूम में आ गए और आरोही को सोया देख वो हैरान हो गए। आपको याद ना हो तो मैं आप सबको याद दिला दूं कि सिया वही लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे सोनाली के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था और आरोही ने उससे पीछा छुड़ाने में उसकी मदद की थी। कोष्टक आरोही को चैन से सोता देख सिया खुद से ही बोली, यहाँ मैं इतने टेंशन में हूँ और ये मैडम को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। अभी बताती हूँ मैं इसे। इतना बोलकर वो आरोही के पास गए और उसे उठाने लगी। सिया को दक्ष और आरोही के बारे में सब पता चल गया था, या ये कहे कि खुद आरोही ने उसे ये बात खुद बताई थी। आरोही नहीं चाहती थी कि सिया को ये बात किसी से पता चले और उसे दुख हो। वैसे भी अपने जब से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था सिया बहुत बदल गई थी। वो जल्दी किसी भी भरोसा नहीं करती थी और आरोही नहीं चाहती थी कि आगे चलकर इसके वजह से उसके दोस्ती में कोई दरार आए, इसलिए उसने सिया को सब सच बता दिया। वैसे भी कहते हैं ना, एक बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं जिसके साथ आप अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकते हो। वैसे भी पिछले जिंदगी में उसने अपने बेवकूफ़ी की वजह से राधिका को खो दिया था और इस जन्म को वही गलती सिया के साथ नहीं करना चाहती थी। पहले तो सिया ये सुनकर बहुत हैरान हो गई थी, उसे तो लगा कि आरोही उसके साथ कोई मजाक कर रही है। सिया भी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी तो उसे बाकियों से ज़्यादा दक्ष सिंघानिया के बारे में पता था और उसके प्रति लड़कियों के कुरूप व्यवहार के बारे में भी, इसलिए उसका हैरान होना लाजमी था। सिया को तब तक उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था जब तक आरोही ने खुद उसे दक्ष ने नहीं मिलवाया। आरोही यार उठना, ये भी कोई टाइम है सोने का। सिया की बरबर सुनकर आरोही की नींद खुल गई। पता नहीं सबको उसकी नींद दुश्मनी क्या है, पहले दक्ष और अब ये सिया, कोई मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देता है। आरोही सिया को धक्का देते हुए बोली, सोने देने यार। फिर सिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, एक काम, तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे, सच में मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या सोने दे, यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ और तू सोने की पड़ी है। फिर सिया आरोही को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोली, तू अपनी प्यारी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करेगी, तुझे मुझसे ज़्यादा अपनी ये नींद प्यारी है। जब सिया ने देखा कि आरोही के ऊपर उसके किसी का बात का असर नहीं हो रहा है तो वो चिढ़ गए, लेकिन वो भी कहाँ इतने आसानी से हार मानने वाली थी। उसने भी सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए वो आरोही को उठा कर ही मानेगी। सिया चिल्लाते हुए बोली, आरोही तू उठ रही है कि नहीं? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तू नहीं उठी ना तो हाँ मैं दक्ष को बता दूंगी कैसे तूने कल कैसे उसके पीठ पीछे पिज्जा खाया था और कोल्ड ड्रिंक भी पिया था। ये सुनकर आरोही की आंखें एकदम से खुल गई। अगर ये बात दक्ष को पता चली तो आरोही सोच भी नहीं सकती थी कि दक्ष उसका क्या करेगा। दक्ष आरोही लेकर हद से ज़्यादा पजेसिव था, उसे आरोही का बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ये बात सिया को बहुत अच्छे से पता थी। आरोही चिढ़ाते हुए बोली, सिया तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है भी नहीं, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता है जो तू मेरे साथ करती है। आरोही को इस समय सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने उसकी प्यारी नींद खराब कर दी और ऊपर से उसे धमकी भी दे रही थी वो उसकी शिकायत दक्ष से कर देगी। पर सिया के ऊपर आर्या के घूरने का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा घूर क्या रही है, मैं कोई डरती वरती नहीं तुझसे समझी, इसलिए घूरना बंद कर और मेरी बात सुन।
तभी आरोही की नज़र सिया के खिलखिलाते चेहरे पे गए। आज सिया हद से ज्यादा खुश लग रही थी, उसके चेहरे पे आज अलग सी ही चमक थी, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गए हो। पहले तो आरोही ने सिया पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो नींद में थी, पर अब जब वो ये देख रही थी तो वो बता सकती थी कि ऐसी कोई बात है जिससे सिया बहुत खुश है। वैसे सिया को इतना खुश देखकर आरोही बहुत खुश थी, पर ये जानने को भी उतनी ही उतावली थी कि ऐसी कौन सी है जिससे सिया को खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। आरोही आईब्रो चढ़ाते हुए सिया को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? क्योंकि ऐसे ही तो तुम मेरे पास नहीं आए होगी, वो भी इस समय। क्योंकि आज सुबह जब उसने उससे पूछा था कि वो फ्री है क्या, तो उसने उसे साफ मना कर दिया था कि वो उसके पास कुछ जरूरी काम है, और जब उसने पूछा था कि कौन सा काम है तो उसने उसे बताया भी नहीं, और अब वो इस तरह से बिहेव कर रही थी, इसलिए वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वही आरोही को इस तरह खुद को देखता देख आर्या शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, वो ना 2 दिन बाद मेरी और रचित की एंगेजमेंट है। वही ये सुनकर आरोही की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर वो खुशी से चहकते हुए रिया को गले लगाते हुए बोली, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आपको बता दूं कि रचित भी इन लोगों के साथ कॉलेज में ही पढ़ता है और वो दक्ष के कजन ब्रदर भी है। आरोही को याद था कि पिछली जिंदगी में रचित ने बहुत बार सिया की मदद की थी, यहाँ तक कि उसने कई बार उसे वार्न भी किया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, पर सिया उसके प्यार में इतनी अंधी कि उसने रचित की बातों का भरोसा नहीं किया, बल्कि गुस्सा होकर उसने उसे दोस्ती भी तोड़ दी थी। आरोही को पता था कि रचित सिया को बहुत पसंद करता है और सिया के लिए उससे अच्छा लड़का कोई भी नहीं सकता है। सच में वो सिया के लिए दिल से खुश थी। उसने नहीं सोचा कि सिया इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाएगी, पर जो भी वो सिया की खुश थी। आरोही चहकते हुए बोली, अब तू फाइनली मेरी देवरानी बन जाएंगी, फिर तुझे मेरी हर एक बात माननी होगी, समझी? वही ये सुनकर सिया का मुंह बन गया और वो आरोही को खुद से दूर करते हुए बोली, मैं तेरी हर बात क्यों मानूंगी? ये सुन आरोही सिया को समझाते हुए बोली, अरे तेरी और रचित शादी के बाद मैं तेरी जेठानी बन जाऊंगी तो तुझे मेरे हर बात माननी होगी ना? ये सुनकर रिया चिढ़ते हुए बोली, ऐसा तुझे किसने कहा? ये सुनकर आरोही पाउट बनाते हुए बोली, मुझे कौन बताएगा, मैंने तो ये टीवी में देखा था कैसे जेठानी देवारनी पर रोब जमती है, तो इस हिसाब से अब तुझे मेरी सारी बात माननी होगी, समझी? ये सुनकर सिया आरोही को मारते हुए बोली, पागल लड़की, वो लोग कुछ भी दिखाते हैं, और वैसे तू ये भूल जा मैं कोई तेरी बात नहीं मानने वाली हूँ, इसलिए सपने देखना बंद कर और मेरा साथ शॉपिंग पर चल। कल मेरी एंगेजमेंट है और मेरे पास पहनने को कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है। ये सुनकर आरोही का मुंह बन गया। उसे पता था सिया को शॉपिंग कितनी पसंद है और उसे बहाना चाहिए होता था शॉपिंग करने का। ये और उसके शॉपिंग के ऑब्सेशन पर उसने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कल उसका खास दिन था और हर लड़की इस दिन सबसे सुंदर दिखना चाहती है। फिर आरोही जल्दी से चंगे करके आ गए और फिर वो दोनों अपने कार में बैठकर मॉल के लिए निकल गए। कुछ ही देर में उनकी कार मॉल के आगे आकर रुकती है और वो दोनों कार से उतरकर सीधे अंदर चल गए। वो दोनों बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थी, वो सब बड़े ही गौर से देख रहे थी। तभी आरोही के नज़र एक शॉप पर गए, वहां डमी पे पहने लहंगे को सिया को दिखते हुए बोली, यार यहाँ का कलेक्शन अच्छा लग रहा है, चल देखते हैं, शायद यहाँ हमें कुछ अच्छा मिल जाए। आरोही फिर सिया का हाथ पकड़ उसे उस शॉप के अंदर ले गए। उनके अंदर जाते हैं सारा स्टाफ उन दोनों के पास आ गई, पर आरोही ने सबको इग्नोर किया और सिया का हाथ पकड़कर अंदर ले गए और सुंदर और लग्जरियस लहंगे को देखने लगी। वहां पर सच में एक से एक खूबसूरत लहंगे थे। तभी आरोही की नज़र एक वाइट एंड पिंक शेड लहंगे पर गए। वो लहंगा बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। आरोही चाह कर भी अपनी नज़र उस लहंगे से हटा नहीं पा रही थी। फिर वो जल्दी से उस लहंगे के पास गए और छू कर देखने लगने, तभी उसकी नज़र प्राइस टैग पर गए और लहंगे की प्राइस देखकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो लहंगा 3 करोड़ का था। आरोही को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बार बार आंखों को झपका रही थी, पर चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर उसे अभी भी 3 करोड़ ही नजर रहा था। आरोही खुद से बोली, इन लोगों ने तो दिन दहाड़े लूट मचा रखी है, इस लहंगे में हीरे जरे हुए हैं जो इतना महंगा है। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं था, उसका पति दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पति के मेहनत की कमाई को ऐसे ही हवा में उड़ा दे। वैसे भी उसे ये लहंगा इतना कुछ खास पसंद नहीं था, वो कुछ उससे सस्ता देख लेगी। पर आरोही को ये नहीं पता था कि यहाँ पर जितने भी लहंगे हैं वो सब इतने ही महंगे हैं, क्योंकि सब लहंगे में जो वर्क किया हुआ है वो बहुत ही महीन वर्क है और वो सब हाथों से किया हुआ है, कोई भी काम मशीन से नहीं किया हुआ है, इसलिए ही ये इतने महंगे हैं और उसमें सच में ही असली डिमांड जरे हुए है। आरोही ने एक आखिरी बार उस लहंगे को देखा और फिर दूसरे लहंगे देखने चली गए।
वही दूसरी तरफ सिया को भी एक लहंगा बहुत पसंद आया। वो आसमानी रंग का था और उसने भी डायमंड का वक्त था। फिर वो उसे लेकर ट्राई करने चेंजिंग रूम में चली गए। सिया ने पहले अपना लहंगा पहना, फिर अपना ब्लाउज जो स्लीवलेस था और उसका गला थोड़ा ज्यादा ही डीप था। सिया काफी देर से ब्लाउज की हुक लगाने की कोशिश कर रही थी पर उससे लग ही नहीं रहा था। पर तभी उसे अपने कमर पर किसी के ठंडे हाथ फील हुए और ये फील करते ही वो एकदम सिहर उठी, पर वो हिली नहीं क्योंकि वो ये टच को अच्छे से पहचानती थी। सिया के साथ ट्रायल रूम में वो इंसान को था। और कल मैं आर्या और रुद्रम की स्टोरी लिखूंगी, इसलिए मिस मत करिएगा। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में। आरोही की नज़र एक वाइट एंड पिंक शेड लहंगे पर गए। वो लहंगा बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। आरोही चाह कर भी अपनी नज़र उस लहंगे से हटा नहीं पा रही थी। फिर वो जल्दी से उस लहंगे के पास गए और छू कर देखने लगने, तभी उसकी नज़र प्राइस टैग पर गए और लहंगे की प्राइस देखकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो लहंगा 3 करोड़ का था। आरोही को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बार बार आंखों को झपका रही थी, पर चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर उसे अभी भी 3 करोड़ ही नजर रहा था। आरोही खुद से बोली, इन लोगों ने तो दिन दहाड़े लूट मचा रखी है। इस लहंगे में हीरे जरे हुए हैं जो इतना महंगा है। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं था। उसका पति दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पति की मेहनत की कमाई को ऐसे ही हवा में उड़ा दे। वैसे भी उसे ये लहंगा इतना कुछ खास पसंद नहीं था, वो कुछ उससे सस्ता देख लेगी। पर आरोही को ये नहीं पता था कि यहाँ पर जितने भी लहंगे हैं वो सब इतने ही महंगे हैं, क्योंकि सब लहंगे में जो वर्क किया हुआ है वो बहुत ही महीन वर्क है और वो सब हाथों से किया हुआ है, कोई भी काम मशीन से नहीं किया हुआ है, इसलिए ही ये इतने महंगे हैं और उसमें सच में ही असली डिमांड जरे हुए है। आरोही ने एक आखिरी बार उस लहंगे को देखा और फिर दूसरे लहंगे देखने चली गए। वही दूसरी तरफ सिया को भी एक लहंगा बहुत पसंद आया। वो आसमानी रंग का था और उसने भी डायमंड का वक्त था। फिर वो उसे लेकर ट्राई करने चेंजिंग रूम में चली गए। सिया ने पहले अपना लहंगा पहना, फिर अपना ब्लाउज जो स्लीवलेस था और उसका गला थोड़ा ज्यादा ही डीप था। सिया काफी देर से ब्लाउज की हुक लगाने की कोशिश कर रही थी पर उससे लग ही नहीं रहा था। पर तभी उसे अपने कमर पर किसी के ठंडे हाथ फील हुए और ये फील करते ही वो एकदम सिहर उठी, पर वो हिली नहीं क्योंकि वो ये टच को अच्छे से पहचानती थी। वही दूसरी तरफ आर्या अपनी आंसू भरी आंखों से विशाल की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है विशाल? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं, तो तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? आर्या को इस तरह रोता देख विशाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आर्या के आंसू को पूछते हुए बोला, नहीं बेबी, ऐसे रोते नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं इस दिल के हाथों। विशाल आर्या का हाथ अपने दिल पर रखते हुए बोला, और अगर तुम इस दिल से दूर जाने की कोशिश करोगी तो मैं कर ही क्या सकता हूं तुम्हें रोकने के सिवा। और बेबी, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना कि अब तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें इनाम भी तो मिलना चाहिए। देखो बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। विशाल अपने फोन पर एक आर्या को एक वीडियो दिखाते हुए बोला। वो वीडियो देखते ही आर्या का रोना और तेज हो गया और रोते हुए बोली, अंकल आंटी। विशाल के फोन पर प्रिया के माँ पापा की वीडियो थी जहां उन्हें किडनैप करके रखा हुआ था। वो वीडियो देख आर्या गुस्से से विशाल का कॉलर पकड़कर बोली, विशाल आखिर चाहते तुम मुझसे क्या हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे अंकल आंटी को किडनैप करने की? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल आर्या की बात सुन मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बस बेबी रोते नहीं है, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे आंख में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तो तुम मुझसे शादी कर लो। और अगर मैं ना मानूं तो? आर्या विशाल की आंखों में देखते हुए बोली। आर्या की बात सुन विशाल वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जान से प्यारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी ही तरह अनाथ हो जाएगी बस। तुम? आर्या गुस्से से बोली, मैं तुमने जान से मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए ऐसा कहने की? अगर प्रिया के मॉम डैड को उसके वजह से कुछ हो गया तो वो कभी भी इस बात के लिए अपने आप को माफ नहीं कर दिया। अनाथ की तरह जिंदगी जीना क्या होता है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था, और वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके जान से प्यारी दोस्त को भी वो सब देखना पड़े, वो भी उसके वजह से। आर्या के पास कोई चारा नहीं था सिवाय हाँ कहने के। वो कुछ भी हो जाए पर अपने वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम कबीर को यहाँ से जाने दो। आर्या कबीर की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी अपना सर पकड़े जमीन में बैठ था।
फिर आर्या विशाल की तरफ मुड़ते हुए बोली, और शादी के बाद तुम मेरे अंकल आंटी को भी जाने दोगे? ठीक ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशाल भी खुशी खुशी आर्या की बात मानते हुए बोला। उसके बाद विशाल आर्या को वहां से ले गया और कबीर बास विशाल को आर्या को वहां से ले जाते देखने के अलावा कुछ न कर सका। इस वक्त उसे इतना लाचार फील हो रहा था कि वो किसी को बता भी नहीं सकता था। उसे बस कैसे भी करके अपनी बहन को बचाना था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करने पड़े। विशाल आर्या को अपनी जीप के पास ले आया और उसे उसमें बिठाकर अपने घर की तरफ चला गया। वही प्रिया के मम्मी पापा लाख कोशिश कर रहे थे खुद को छुड़ाने की, पर उन्हें कुर्सी से इतना कसकर बंधा हुआ था कि वो कितना भी अपने हाथ पैर क्यों न मार रहे हो पर खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। प्रिया की मम्मी रोते हुए बोली है, भगवान मेरी बच्ची, भगवान आप उस नाजुक से बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बच्ची ने पहले ही कम दुख नहीं देखे हैं जो अब आप उसके साथ इतना बड़ा जुर्म करते हैं। प्लीज भगवान आप उसे और दुख मत दो, आप कुछ भी करके मेरी बच्ची को उस राक्षस से बचा लो। भले ही आर्या उनकी खुद की बेटी नहीं थी, पर उन्होंने कभी भी आर्या और प्रिया में कभी कोई फर्क नहीं किया था। प्रिया जितनी उन्हें प्यारी थी, उन्हें उतने ही आर्या और कार्तिक भी प्यारे थे। प्रिया की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने आज से पहले अपने आप को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था और यही हाल प्रिया का भी था। उसे आर्या के लिए बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। अगर कुछ भी हुआ तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। अपनी पत्नी को इतना रोता देख प्रिया के पापा उन्हें शांत करवाते हुए बोले, शांत हो जाओ, इस तरह रोने से तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी और अगर ऐसा हुआ तो हम आर्या को उस राक्षस से कैसे बचाएगी? रोने से अच्छा हमें यहाँ से निकालने के बारे में सोचना चाहिए। प्रिया की मम्मी उनकी बात सही लगी। ये समय दिल से नहीं दिमाग से काम लेना का था, इसलिए वो थोड़ी देर बाद शांत हो गए और यहाँ से कैसे निकले उस बारे में सोचने लगी। रात का समय, विशाल का घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा घर ऊपर से नीचे तक लाइटों से जगमगा रहा था। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। जल्द ही घर के मेन गेट पर एक जीप आकर रुकी। उस जीप में एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। जहां लड़के के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, तो वही लड़की के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो इस समय जिंदा लाश की तरह लग रही थी जिसने अपनी सारी उम्मीद खो दी हो। वो लड़का और लड़की और कोई नहीं बल्कि आर्य और विशाल थे। आर्य चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं सकती थी। अगर वो भाग गई तो अंकल आंटी का क्या होगा? नहीं, उसे अपने लिए नहीं तो प्रिया के मम्मी पापा और कार्तिक के लिए उसे ये करना ही होगा। अगर भगवान हो यही मंजूर है तो यही सही। वैसे भी उसने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया था कि ये उसके सामने कुछ भी नहीं था। विशाल जीप से नीचे उतरा और आर्या का हाथ पकड़ उसे अंदर ले गया। गेट के सामने ही एक महिला अपने हाथों में आरती की थाल पकड़ी खड़ी थी, जैसे वो उनके ही आना का इंतजार कर रही हो। आर्या और विशाल को आता देख उस महिला के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो ले आया मेरा बेटा मेरे होने वाली बीबी को? हाँ अम्मा, यही है आपकी बहू, चलो जल्दी से हमारी आरती उतरो और अपनी बहू का स्वागत करो। विशाल बिना किसी इमोशन के साथ बोला। ये सुनकर अम्मा खुद से बोली, ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरने वाला। बताओ, शादी करने जा रहा है और इसने घर में किसी को बत्या भी नहीं है। पता नहीं जब मालिक को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अम्मा को ऐसे बड़बड़ाता देख विशाल बोला, हाँ बेटा। विशाल की आवाज सुन अम्मा होश में आते हुए बोली, अब तुम आरती उतरोगी कि मुझे किसी और को बोलना पड़ेगा? राघव की बात सुन अम्मा जल्दी से आगे आए और बिना कुछ और बोले वो दोनों की आरती उतरने लगी। टिक्का लगाने के बाद अम्मा ने दोनों को अंदर आने को बोला। विशाल खुशी से आर्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अंदर चले, फिर तुम्हें तैयार भी तो होना है। इतना बोल विशाल आर्या को फूलों से बची हुई रास्ते से अंदर ले जाने लगा। आम दिनों में ये सारे इंतजाम किसी भी लड़की के लिए जन्नत से कम नहीं होती। हर लड़की अपने लिए ऐसा ही लड़का चाहती है जो उसे इस तरह रानियों की तरह अपने घर में वेलकम करे, पर आर्या ले लिए ये सब किसी नर्क से कम नहीं था। वो फूल जो पैरों को कोमलता का एहसास करवाते हैं, वही फूल आज उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। हर एक कदम के उसकी सारी उम्मीदें सपने सब टूटते जा रहे थे। उसके चेहरे पर इसका दर्द साफ नजर आ रहा था। विशाल आर्या को सीधे अपने कमरे में ले गया और फिर उसे कुछ कपड़े और ज्वेलरी देते हुए बोला, लो हमारी होने वाली पत्नी जी, अब जल्दी से तैयार हो गया, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है तुम्हें अपना बनाने का। इतना बोलकर विशाल आर्या के माथे पर एक किस करने को हुआ, पर वो उसे किस कर पाता उससे पहले ही आर्या पीछे हो गए। आर्या को इस तरह खुद से दूर जाता देख विशाल को अच्छा तो नहीं लगा। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय गुस्से को अपने अंदर दबाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था।
ये समय गुस्सा करने का नहीं, दिमाग से काम लेने का था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं आर्या, तुम नहीं चाहती हो मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा, ठीक है, पर एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद तुम मुझे अपने पास आने से रोक नहीं सकती। शादी होने के बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, चाहे उस समय तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। इतना बोल विशाल आर्या के दरवाजा बाहर से लगा कर कुछ गार्ड वहां छोड़कर चला गया ताकि आर्या कोई होशियारी करने की कोशिश ना करे। विशाल के जाने के बाद आर्या ने अपने हाथ में पकड़े शादी के जोड़े को कसकर जमीन में फेंक दिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, आ आ आ क्यों क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया। कुछ देर रोने के बाद आर्या को प्रिया और अंकल आंटी का ख्याल आया। ये ख्याल आते ही कि अभी भी अंकल आंटी विशाल के कब्जे में है, वो ऐसे रोते हुए नहीं बैठ सकती थी। विशाल जैसा पागल आदमी उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। क्या पता अगर उसने विशाल की बात नहीं मानी तो कहीं वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। प्रिया के बारे में सोचकर आर्या डर गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वो जमीन पर पड़े जोड़े को उठाकर भारी कदमों से वही रूम से अटैच बाथरूम में चली गई। अब आगे क्या होगा आर्या और रुद्रम की जिंदगी में। अम्मा को ऐसे बड़बड़ाता देख विशाल बोला, हाँ बेटा। विशाल की आवाज सुन अम्मा होश में आते हुए बोली, अब तुम आरती उतरोगी कि मुझे किसी और को बोलना पड़ेगा। राघव की बात सुन अम्मा जल्दी से आगे आए और बिना कुछ और बोले वो दोनों की आरती उतरने लगी। टिक्का लगाने के बाद अम्मा ने दोनों को अंदर आने को बोला। विशाल खुशी से आर्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अंदर चले, फिर तुम्हें तैयार भी तो होना है। इतना बोल विशाल आर्या को फूलों से बची हुई रास्ते से अंदर ले जाने लगा। आम दिनों में ये सारे इंतजाम किसी भी लड़की के लिए जन्नत से कम नहीं होती। हर लड़की अपने लिए ऐसा ही लड़का चाहती है जो उसे इस तरह रानियों की तरह अपने घर में वेलकम करे, पर आर्या ले लिए ये सब किसी नर्क से कम नहीं था। वो फूल जो पैरों को कोमलता का एहसास करवाते हैं, वही फूल आज उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। हर एक कदम के उसकी सारी उम्मीदें सपने सब टूटते जा रहे थे। उसके चेहरे पर इसका दर्द साफ नजर आ रहा था। विशाल आर्या को सीधे अपने कमरे में ले गया और फिर उसे कुछ कपड़े और ज्वेलरी देते हुए बोला, लो हमारी होने वाली पत्नी जी, अब जल्दी से तैयार हो गया, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है तुम्हें अपना बनाने का। इतना बोलकर विशाल आर्या के माथे पर एक किस करने को हुआ, पर वो उसे किस कर पाता उससे पहले ही आर्या पीछे हो गए। आर्या को इस तरह खुद से दूर जाता देख विशाल को अच्छा तो नहीं लगा। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय गुस्से को अपने अंदर दबाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। ये समय गुस्सा करने का नहीं, दिमाग से काम लेने का था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं आर्या, तुम नहीं चाहती हो मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा, ठीक है, पर एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद तुम मुझे अपने पास आने से रोक नहीं सकती। शादी होने के बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, चाहे उस समय तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। इतना बोल विशाल आर्या के दरवाजा बाहर से लगा कर कुछ गार्ड वहां छोड़कर चला गया ताकि आर्या कोई होशियारी करने की कोशिश ना करे। विशाल के जाने के बाद आर्या ने अपने हाथ में पकड़े शादी के जोड़े को कसकर जमीन में फेंक दिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, आ आ आ क्यों क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया। कुछ देर रोने के बाद आर्या को प्रिया और अंकल आंटी का ख्याल आया। ये ख्याल आते ही कि अभी भी अंकल आंटी विशाल के कब्जे में है, वो ऐसे रोते हुए नहीं बैठ सकती थी। विशाल जैसा पागल आदमी उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। क्या पता अगर उसने विशाल की बात नहीं मानी तो कहीं वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। प्रिया के बारे में सोचकर आर्या डर गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वो जमीन पर पड़े जोड़े को उठाकर भारी कदमों से वही रूम से अटैच बाथरूम में चली गई। वही उसी घर के एक कमरे में जहां प्रिया के मम्मी पापा को रखा गया था, या फिर ये कहे कि बांध कर रखा गया था, उस कमरे का दरवाजा खुला। प्रिया के मम्मी अपने आप को छुड़ाने को कोशिश कर ही रहे कि दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो दोनों वहीं रुक गए। एक 26-27 जिसने शाही शेरवानी पहन रखी थी, गले में मोतियों की एक लंबी माला, पैरों में मोजड़ी, माथे पर पगड़ी, वो शख्स किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। अगर अभी कोई सच्ची का राजकुमार भी आ जाता तो वो भी उस शख्स से सामने कम ही लगता, लेकिन वो जानते थे कि सामने वाला शख्स राजकुमार की खाल में छुपा एक राक्षस था, मतलब भेड़ की खाल में छुपा एक भेड़िया, वो भी ऐसा वैसा नहीं, खूंखार भेड़िया जिस बस कमजोरों पर हुक्म चलाना आता हो। वो इंसान और कोई नहीं विशाल था। विशाल अंदर आते हुए प्रिया के मम्मी पापा के पैर छूते हुए बोला, प्रणाम अंकल आंटी, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही यहाँ। फिर थोड़ी देर रुक कर आगे बोला, अगर हो भी रही हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वो क्या है ना,
अभी थोड़ी देर में मेरी शादी आपकी मुंह बोली बेटी के साथ हो जाएगी, पर अफसोस वो देखने के लिए आप वहां पर नहीं होंगे, पर आप लोग उसकी भी फिक्र मत करो, वो देख रहे हैं सामने। विशाल दीवार पर लगे टीवी को दिखाते हुए बोला। हाँ, उसमें मेरी और आपकी बेटी की शादी की लाइव परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी, तो इसकी टेंशन भी मत लो आप लोगों इतने साल मेरी आर्या का ख्याल रखा है, तो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये इंतजाम कर दिए हैं जिससे आप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी देख सको और उसे बढ़ाए दे सको। विशाल मुस्कुराते हुए बोला। थोड़ी देर इसी तरह बात करने के बाद विशाल दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। प्रिया के पापा को इस समय बहुत बेचारा फील हो रहा था कि वो आर्या के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो अभी यही सोच रहे थे कि दरवाजा एक बार फिर खुला और एक लड़की जल्दी से अंदर आए। उसने अपना चेहरा छुपा रखा, जिस वजह से प्रिया के पापा उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया, उसे देखकर प्रिया के पापा हैरान हो गए, क्योंकि ये लड़की कोई नहीं उनकी बेटी प्रिया थी। पर प्रिया यहाँ क्या कर रही है? उन्होंने तो उसे भगा दिया था ना। वो नहीं चाहते कि वो अपने दोनों बेटियों की जान खतरे में डाल दे, इसलिए जब विशाल आर्या को लेकर वहां से गया था तो प्रिया के पापा ने विशाल के आदमियों को उन्हें पकड़ने से पहले उसे और कार्तिक को वहां से भागा दिया था। प्रिया के पापा प्रिया को देखते हुए बोले, प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई? मैंने तुम्हें माना किया था यहाँ आने को, अगर विशाल ने तुम्हें देख लिया तो वो हमारे साथ तुम्हें भी कैद कर लेगा। पापा अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि विशाल यहाँ आ जाए। प्रिया अपने पापा की रस्सियाँ खोलते हुए बोली। लेकिन बेटा आर्या का क्या? वो तो अभी भी यही है, पता नहीं वो कैसे होगी। प्रिया के मम्मी चिंता करते हुए बोली। मम्मी आप उसकी चिंता मत करो, कार्तिक भी मेरे साथ यहाँ आया है और वो आर्या के पास ही गया है और मैं यहाँ आप लोगों के पास। अगर अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले ये से निकलते हैं। इतना बोलते हुए प्रिया ने उनकी भी रस्सियाँ खोल दी और जैसे तैसे उन्हें छुपते छुपाते हुए बाहर ले गए। वहीं दूसरी तरफ सिया ने मिरर की तरफ देखा, जहाँ रचित उसके कमर को सहलाते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रचित को इस तरह देखकर रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। वो अपनी नजरें नीचे करते हुए धीरे से बोली, तुम यहाँ कब आए और यहाँ ट्रायल रूम में क्या कर रहे हो? ये सुनकर रचित वैसे ही सिया को इंटेंस भरी नजरों से देखते हुए बोला, मैं तुम्हें सबसे पहले इस लहंगे में देखना चाहता था। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को सिया की कमर से ऊपर की तरफ ले जाने लगा और दिया को जैसे ही फील हुआ वो घबरा गई। वो जल्दी से रचित का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर रचित धीरे से सिया के ईयरलॉब को चूमते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ और क्या। और वही ये सुनकर सिया पूरी चेहरा शर्म से लाल हो गया। रचित को अपने इतने पास महसूस कर उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ये सब उसके लिए बहुत नया था। वो आज से पहले कभी भी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गए थी। भले ही इससे पहले उसका बॉयफ्रेंड था, पर उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने से ज्यादा कुछ नहीं लिया था। वही सिया इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाली कहा थी। वो नखरे दिखाते हुए बोली, कौन कौन है यहाँ तुम्हारी बीवी? वही सिया को इस तरह बच्चों की तरह नखरे करता देख रचित के चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो सिया को अपने तरफ घूमते बोला, अभी बताता हूँ। ये बोलकर उसने बिना एक सेकंड का समय गवाए अपने होठ सिया के होठों पर रख दिए और उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। वही रचित के इस तरह अचानक किस करने से सिया को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया, और जब उसे समझ आया कि रचित ने अभी अभी क्या किया है तो उसने कसकर रचित को उसके कॉलर से पकड़ लिया। रचित उसे बहुत ही पासोनेट तरीके से किस कर रहा था। वो इस किस के थ्रू सिया को बताना चाह रहा हो कि वो उससे कितना प्यार करता है, और दिया भी ये बात समझ रही थी। फिर वो रचित का उसके किस का साथ देने लगी और ये महसूस कर रचित खुश हो गया और वो बहुत ही पैशनेट के साथ सिया को किस करने लगा। रचित ही जानते थे कि उसने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया था, और अब जब सिया उसकी थी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सिया भी बहुत ज्यादा खुश थी। वही जब रचित ने देखा कि सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने छोड़ दिया, जिससे वो जोर जोर से सांस लेने लगी। सिया के ऐसे जोर जोर से सांस लेने की वजह से उसका ब्लाउज थोड़ा नीचा हो गया, क्योंकि उसके ब्लाउज का हुक अभी तक खुला हुआ था, जिससे उसकी क्लीवेज दिखने लगी। जब रचित की नज़र सिया की क्लीवेज पर गई तो उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वैसे भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सिया की ऐसी हालात उसे बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। रचित से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सिया को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब किया और क्लीवेज को चूमने लगा। वही रचित के ऐसा करने से सिया के मुंह से एका निकल गए और उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि वो लोग अभी ट्रायल रूम में थे। वही रचित को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो बस बिना रुके सिया को चूमे जा था। वही सिया शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी, क्योंकि आज से पहले वो और रचित इतने करीब नहीं आए थे।
वही रचित सिया को इस तरह देखकर पूरी तरह बहक गया था और वो सिया की ब्लाउज खोलने की कोशिश करने लगा और ये देखकर सिया डर गए और वो अपनी बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, रचित प्लीज अभी नहीं। वही सिया की आवाज़ सुनकर रचित अपने होश में वापस आया और उसने कसकर सिया को गले लगा लिया और अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, आज तो मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, पर हमारी एंगेजमेंट वाली दिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। ये बोलकर वो वहां से चला गया। वही रचित की बात सुनकर सिया का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया, पर उसने जल्दी से खुद को संभाला क्योंकि आरोही अभी तक बाहर उसका इंतजार कर रही थी। क्या प्रिया और कार्तिक आर्या को विशाल की कैद से छुड़ा पाएंगे? अब आगे क्या होगा आर्या और रुद्रम की जिंदगी में? आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या हुआ। रचित धीरे से सिया के ईयरलॉब को चूमते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ और क्या। और वही ये सुनकर सिया पूरी चेहरा शर्म से लाल हो गया। रचित को अपने इतने पास महसूस कर उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ये सब उसके लिए बहुत नया था। वो आज से पहले कभी भी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गए थी। भले ही इससे पहले उसका बॉयफ्रेंड था, पर उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने से ज्यादा कुछ नहीं लिया था। वही सिया इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाली कहा थी। वो नखरे दिखाते हुए बोली, कौन कौन है यहाँ तुम्हारी बीवी? वही सिया को इस तरह बच्चों की तरह नखरे करता देख रचित के चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो सिया को अपने तरफ घूमते बोला, अभी बताता हूँ। ये बोलकर उसने बिना एक सेकंड का समय गवाए अपने होठ सिया के होठों पर रख दिए और उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। वही रचित के इस तरह अचानक किस करने से सिया को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया, और जब उसे समझ आया कि रचित ने अभी अभी क्या किया है तो उसने कसकर रचित को उसके कॉलर से पकड़ लिया। रचित उसे बहुत ही पासोनेट तरीके से किस कर रहा था। वो इस किस के थ्रू सिया को बताना चाह रहा हो कि वो उससे कितना प्यार करता है, और दिया भी ये बात समझ रही थी। फिर वो रचित का उसके किस का साथ देने लगी और ये महसूस कर रचित खुश हो गया और वो बहुत ही पैशनेट के साथ सिया को किस करने लगा। रचित ही जानते थे कि उसने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया था, और अब जब सिया उसकी थी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सिया भी बहुत ज्यादा खुश थी। वही जब रचित ने देखा कि सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने छोड़ दिया, जिससे वो जोर जोर से सांस लेने लगी। सिया के ऐसे जोर जोर से सांस लेने की वजह से उसका ब्लाउज थोड़ा नीचा हो गया, क्योंकि उसके ब्लाउज का हुक अभी तक खुला हुआ था, जिससे उसकी क्लीवेज दिखने लगी। जब रचित की नज़र सिया की क्लीवेज पर गई तो उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वैसे भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सिया की ऐसी हालात उसे बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। रचित से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सिया को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब किया और क्लीवेज को चूमने लगा। वही रचित के ऐसा करने से सिया के मुंह से एका निकल गए और उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि वो लोग अभी ट्रायल रूम में थे। वही रचित को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो बस बिना रुके सिया को चूमे जा था। वही सिया शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी, क्योंकि आज से पहले वो और रचित इतने करीब नहीं आए थे। वही रचित सिया को इस तरह देखकर पूरी तरह बहक गया था और वो सिया की ब्लाउज खोलने की कोशिश करने लगा, और ये देखकर सिया डर गए और वो अपनी बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, रचित प्लीज अभी नहीं। वही सिया की आवाज़ सुनकर रचित अपने होश में वापस आया और उसने कसकर सिया को गले लगा लिया और अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, आज तो मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, पर हमारी एंगेजमेंट वाली दिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। ये बोलकर वो वहां से चला गया। वही रचित की बात सुनकर सिया का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया, पर उसने जल्दी से खुद को संभाला, क्योंकि आरोही अभी तक बाहर उसका इंतजार कर रही थी। सिया जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आए उसकी नज़र आरोही पर, जो आंखें छोटी किए उसे घूर रही थी। आरोही को इस तरह खुद को घूरता देख सिया हड़बड़ा गए। उसे लगा कहीं आरोही को पता तो नहीं चल गया है कि रचित उससे मिलने यहाँ आया था और उसी के साथ अंदर चेंजिंग रूम में था। अगर ऐसा हुआ तो आरोही उसे फिर बाद में बहुत चिढ़ाएगी रचित के नाम से। ये सोचकर सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर कुछ सोच वो खुद से ही बोली, क्या पता आरोही को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, लेकिन अगर पता हुआ तो फिर पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं कैसे लड़की हूँ, मतलब खुद पर इतना कंट्रोल भी नहीं कर सकती कि मतलब चेंजिंग रूम में ही। नहीं, ये सब रचित की गलती है, नहीं वो यहाँ आता, नहीं मुझे इस तरह आरोही को फेस करना पड़ता। अगर आरोही ने मुझे कुछ भी कहा तो मैं तो बोल दूंगी ये रचित ही था जो बिना बताए आ गया था। हाँ, ये सब रचित के वजह से ही हुआ है। सिया यही सब सोच रही थी कि उसे आरोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे गुस्से में बोल रही थी, तू अंदर लहंगा ट्राई कर रही थी या सो रही थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, तुझे पता भी है। वही आरोही की बात सुनकर सिया ने चैन की सांस ली कि उसे रचित के यहाँ आने के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, वरना पता नहीं वो उसे कैसे फेस करती।
आरोही ने जब देखा कि सिया अभी भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी तो वो फिर बोली, अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, तू अंदर कर क्या रही थी, तुझे सुनाई भी दे रहा है कि नहीं। ये सुनकर सिया आरोही का हाथ पकड़कर काउंटर की तरफ ले जाते हुए बोली, क्या कर रही थी, मतलब क्या लहंगा ट्राई कर रही थी और क्या, और मेरे को ये लहंगा बहुत पसंद आया है और ये मैं ले रही हूँ। आरोही को भी वो लहंगा बहुत पसंद आया था पर आरोही को कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो उससे कुछ और भी पूछना चाहती थी पर सिया उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। सिया फिर से बोली, क्या हुआ, तुझे कुछ पसंद नहीं आया। ये सुनकर आरोही बोली, नहीं यार, यहाँ उतना कुछ खास नहीं है और वैसे भी मेरे पास बहुत कपड़े हैं। ये सुनकर सिया बोली, हाँ मुझे पता है, फिर भी यार मेरी एंगेजमेंट है, तेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट, तुझे कुछ तो लेना चाहिए था। पर आरोही ने फिर मना कर दिया। ये सुनकर फिर सिया ने फिर ज्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे भी उसने ये सब आरोही का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोला था क्योंकि उसे पता था कि आरोही के पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। दक्ष उसे कोई भी चीज की कमी होने नहीं देता था। और अब जब उसने देखा कि आरोही अब उस बारे में कोई बात नहीं कर रही है तो उसने एक राहत की सांस ली। फिर उसने लहंगे का पेमेंट किया। वो दोनों वहां से निकल गई। वहां से निकलने के बाद वो दोनों वही उसी मॉल में बने फूड कोर्ट में चली गई क्योंकि दोनों को ही बहुत तेज भूख लग रही थी। वहां पहुंचकर आरोही ने अपना फेवरेट पिज्जा और सिया ने अपना फेवरेट बर्गर ऑर्डर किया। फिर दोनों बातें करते हुए अपना खाना फिनिश कर अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर आरोही सीधा अपने रूम में चली गए। वो जैसे ही रूम के अंदर गए किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे किस करने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आरोही घबरा गई पर उसने जल्दी से खुद को संभाल भी लिया क्योंकि वो इस टच को बहुत अच्छे से पहचानती थी। पहले उसने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल किया और फिर दक्ष की तरफ देखा जो उसे बहुत हो वाइडली किस कर रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से दक्ष हो क्या हुआ, वो आज इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, फिर वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही को अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था पर उसने दक्ष को खुद से दूर नहीं किया क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो इससे दक्ष का गुस्सा कम होने की वजह बढ़ जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहती थी। फिर वो अपना एक हाथ दक्ष के बालों में ले गई और दूसरा हाथ से दक्ष के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगी। आरोही के इस तरह करने से दक्ष धीरे धीरे शांत होने लगा पर वो अभी भी आरोही को किस कर रहा था। पर तभी आरोही को अपने हाथों में कुछ गीला गीला फील हुआ और जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो वहां खून लगा हुआ था और इतना सारा खून देखकर उसकी आंखें एकदम से फैल गए। उसने जल्दी से दक्ष के हाथ की तरफ देखा तो पाया कि दक्ष के सिर्फ हाथ में ही उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे और को खून से लथपथ देख आरोही बुरी तरह से घबरा गए और उसके आंख में आंसू आ गए और वो आंसू भरी नजरों से दक्ष की तरफ देख रही थी। पर उसने देखा कि दक्ष के चेहरे पे अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। है उसका चेहरा पहले की तरह ही एक्सप्रेशंस लेस ही है और वो वैसे ही उसे बिना रुके किस कर रहा है। दक्ष को इस तरह देख आरोही को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। अगर उसे दक्ष का खून नहीं देखा होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि दक्ष इतनी बुरी तरह से घायल है। और जब आरोही से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जोर जोर से रोने लगी। जब दक्ष ने आरोही को रोते हुए देखा तो वो घबरा गया और उसे लगा कि उसके इस तरह किस करने की वजह से आरोही रो रही है। दक्ष जल्दी से आरोही के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मेरे इस तरह किस करने की वजह से रो रही हो? क्या तुम्हें मेरा इस तरह किस करना अच्छा नहीं लगा? ठीक है देखो, अब तो मैं तुम्हें किस भी नहीं कर रहा हूँ, अब चुप हो जाओ। पर आरोही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं हुआ बल्कि उसकी बात सुनकर वो और जोर जोर से रोने लगी। वो खुद इतनी बुरी तरह घायल था और उसे अभी उसकी फिक्र हो रही थी। वो बस रोते हुए दक्ष की हाथ को ही देख रही थी। वो जल्दी से दक्ष के हाथ को पकड़ते हुए अपनी घबराए हुए आवाज में बोली, हबी ये आपके हाथ को क्या हुआ है? आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। हबी आपको तो बहुत चोट लगी। आरोही इस समय बहुत घबराए हुए थी जो उसकी आवाज से ये साफ पता चल रहा था। वही आरोही की बात सुनकर दक्ष को समझ में आया कि आरोही इतना रो क्यों रही थी। फिर दक्ष उसे शांत करवाते हुए बोला, बच्चा कुछ भी नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं सही सहालत हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, देखो। फिर अपनी हाथ की तरफ देखते हुए बोला, अरे ये तो बस एक छोटी सी चोट है और कुछ भी नहीं। पर दक्ष की बात सुनकर आरोही वैसे ही रोते हुए बोली, हबी आपके हाथ से इतना खून निकल रहा है और आप बोल रहे हैं ये छोटी सी चोट है, आपको कितना दुख रहा होगा, आपको अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। दक्ष आरोही को समझने की बहुत कोशिश कर पर आरोही उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। तभी रचित डॉक्टर के साथ जल्दी से रूम में आया और उन दोनों को देखकर दक्ष की आंखें लाल हो गई क्योंकि उसे अभी बस आरोही की जरूरत थी और किसी की भी नहीं।
पर आरोही को इस तरह रोता देख उसने कुछ नहीं कहा और वही डॉक्टर को देख आरोही जल्दी से डॉक्टर के पास गए और रोते हुए बोली, डॉक्टर देखिए न हबी को क्या हुआ है, उनके हाथ से बहुत खून निकल रहा है, आप जल्दी से हबी का इलाज करिए। दक्ष आरोही को अपनी गोद में बैठाकर अपनी घाव की पट्टी करवा रहा था और आरोही को प्यार से चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, पर आरोही चुप नहीं हो रही थी। ये देखकर अब दक्ष को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे भूल गया कि आरोही जब उसे इस तरह देखेगी तो घबरा जाएंगी। दक्ष के बहुत ज्यादा मानने के बाद आरोही थोड़ी शांत हुए और फिर दक्ष की हाथ को छूते हुए बोली, हबी क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? ये सुनकर दक्ष उसे गले लगते हुए बोला, नहीं वाइफी, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये सुनकर आरोही अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती से निकलते हुए बोली, सच में न हबी, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो न मुझसे? ये सुनकर दक्ष बोला, नहीं वाइफी, मुझे सच में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तुम बिल्कुल भी मत रोना। पर आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस दक्ष को गले लगा लिया। वो ही जानती थी कि जब उसने दक्ष को घायल देखा तो वो कितना घबरा गई थी। उसे लगा कि पिछली जिंदगी की तरह वो दक्ष को एक और बार खो न दे, अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाती। लेकिन ये सुनकर वो अब ठीक है, आरोही ने एक राहत की सांस ली। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को चोट कैसे लगी, लेकिन उसने इस बारे में दक्ष से कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे पता था कि उसके पूछने के बाद भी दक्ष उसे कुछ नहीं बताएगा, बल्कि उसके पूछने की वजह से वो गुस्सा जरूर हो जाएगा। दक्ष को चोट कैसे लगी, आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या हुआ। आरोही जल्दी से दक्ष के हाथ को पकड़ते हुए अपनी घबराए हुए आवाज में बोली, हबी ये आपके हाथ को क्या हुआ है? आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। हबी आपको तो बहुत चोट लगी। आरोही इस समय बहुत घबराए हुए थी, जो उसकी आवाज से ये साफ पता चल रहा था। वही आरोही की बात सुनकर दक्ष को समझ में आया कि आरोही इतना रो क्यों रही थी। फिर दक्ष उसे शांत करवाते हुए बोला, बच्चा कुछ भी नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं सही सहालत हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, देखो। फिर अपनी हाथ की तरफ देखते हुए बोला, अरे ये तो बस एक छोटी सी चोट है और कुछ भी नहीं। पर दक्ष की बात सुनकर आरोही वैसे ही रोते हुए बोली, हबी आपके हाथ से इतना खून निकल रहा है और आप बोल रहे हैं ये छोटी सी चोट है, आपको कितना दुख रहा होगा, आपको अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। दक्ष आरोही को समझने की बहुत कोशिश कर, पर आरोही उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। तभी रचित डॉक्टर के साथ जल्दी से रूम में आया और उन दोनों को देखकर दक्ष की आंखें लाल हो गई, क्योंकि उसे अभी बस आरोही की जरूरत थी और किसी की भी नहीं। पर आरोही को इस तरह रोता देख उसने कुछ नहीं कहा और वही डॉक्टर को देख आरोही जल्दी से डॉक्टर के पास गए और रोते हुए बोली, डॉक्टर देखिए न हबी को क्या हुआ है, उनके हाथ से बहुत खून निकल रहा है, आप जल्दी से हबी का इलाज करिए। दक्ष आरोही को अपनी गोद में बैठाकर अपनी घाव की पट्टी करवा रहा था और आरोही को प्यार से चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, पर आरोही चुप नहीं हो रही थी। ये देखकर अब दक्ष को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे भूल गया कि आरोही जब उसे इस तरह देखेगी तो घबरा जाएंगी। दक्ष के बहुत ज्यादा मानने के बाद आरोही थोड़ी शांत हुए और फिर दक्ष की हाथ को छूते हुए बोली, हबी क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? ये सुनकर दक्ष उसे गले लगते हुए बोला, नहीं वाइफी, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये सुनकर आरोही अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती से निकलते हुए बोली, सच में न हबी, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो न मुझसे? ये सुनकर दक्ष बोला, नहीं वाइफी, मुझे सच में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तुम बिल्कुल भी मत रोना। पर आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस दक्ष को गले लगा लिया। वो ही जानती थी कि जब उसने दक्ष को घायल देखा तो वो कितना घबरा गई थी। उसे लगा कि पिछली जिंदगी की तरह वो दक्ष को एक और बार खो न दे, अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाती। लेकिन ये सुनकर वो अब ठीक है, आरोही ने एक राहत की सांस ली। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को चोट कैसे लगी, लेकिन उसने इस बारे में दक्ष से कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे पता था कि उसके पूछने के बाद भी दक्ष उसे कुछ नहीं बताएगा, बल्कि उसके पूछने की वजह से वो गुस्सा जरूर हो जाएगा। रचित और डॉक्टर आंख फाड़े सामने का नजारा देख रहे थे। उन दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठा ये इंसान दक्ष सिंघानिया है। दक्ष सिंघानिया जिसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसे उनके नाम ही नफरत है और गुस्सा जो 24 घंटे उसके नाक पर सवार रहता है, वो इंसान इतने प्यार से अपने बीवी को चुप करवा था। कोई भी इंसान इस समय दक्ष को देख लेता तो उसे सदमा ही लग जाता। दक्ष ने जब देखा कि रचित और डॉक्टर दोनों आंख फाड़े उसे और उसकी प्यारी लिटिल वाइफ को कैसे देख रहे हैं तो उसे गुस्सा आ गया। उसने घूरकर उन्हें देखा। उसे बिल्कुल भी पसंद भी था कि जब वो आरोही के साथ हो तो कोई भी उसके आसपास हो, और वो दोनों तो आंखें फाड़े उसे और आरोही को देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर दक्ष को नहीं पता था कि उसे इस तरह देखना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
क्योंकि जब भी दक्ष आरोही के साथ होता था वो एक अलग ही इंसान बन जाता था। वैसे भी आरोही उसका बचपन का प्यार थी, उसे पाने के लिए उसने क्या कुछ किया था कि ऐसे बिहेव करना नॉर्मल ही था, लेकिन ये उसके आसपास ले लोगों के लिए नॉर्मल नहीं था। अब ये बात दक्ष को कौन समझाए। आरोही के बिना वो अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता था। दक्ष को इस तरह खुद को घूरता देख दोनों डर गए और तुरंत वहां से भाग गए, जैसे उनके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया हो। वो कैसे भूल गए कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आरोही के साथ ही प्यार से पेश आता था और सबके लिए, तो वो अभी भी किसी हैवान से कम नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद दक्ष ने आरोही की तरफ देखा तो पाया कि प्यारी वाइफ सो चुकी है। ये देखकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर वो आरोही के लेकर बेड के पास गया और बड़े ही ध्यान से बेड पर लेटाकर उसके खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नज़र आरोही की सूजी हुई आंखों पर गई, जो रोने की वजह से सूज गए थी। आरोही की आंखों को देखकर दक्ष के आसपास का ऑरा अचानक से खतरनाक हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने प्यार से आरोही को दोनों आंखों को बारी बारी चूमा और बोला, वाइफी, जिसके वजह से तुम्हारी ये खूबसूरत आंखों में आंसू आए हैं, मैं उसकी ऐसी हालात करूंगा कि उसकी रूह भी कौंप जाएंगी। और ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। दक्ष जैसे ही बाहर आया उसने देखा रचित और उसका असिस्टेंट पहले से ही बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। दक्ष को इतने गुस्सा में देखकर दोनों ही समझ गए कि आज पक्का किसी की मौत पक्की है। दक्ष को देखकर अभी कोई नहीं कह सकता था कि वो वही इंसान है जो थोड़ी देर पहले आरोही के साथ रूम में था। दक्ष अपनी भयानक आवाज में बोला, वो कहाँ है? दक्ष की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर उसका असिस्टेंट हकलाते हुए बोला, सर वो बेसमेंट में है। वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दक्ष वहां से चला और ये देखकर दक्ष का असिस्टेंट और रचित भी जल्दी से दक्ष के पीछे पीछे वहां से चले गए। दक्ष जैसे ही बेसमेंट में पहुंचा उसने देखा एक आदमी जमीन पर बहुत बुरी हालात में पड़ा हुआ है, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो, पर उसके चेहरे पे कोई भी दर्द दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं हो। पर जैसे ही उस आदमी की नज़र दक्ष पर गए उसके अंदर अचानक से उसमें जान आ गई और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, दक्ष सिंघानिया, इस बार तो तुम हाथ से बच गए, पर अगली बार तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी मौत मेरी ही हाथों लिखी है, याद रखना। तुमने जो कुछ मेरे भाई के साथ किया उसका चुन चुन का बदला मैं तुझसे लगा और तुम्हारी मौत से ही मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। पर दक्ष पर उस आदमी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो सीधा किसी राजा की तरह सोफे पे जाकर बैठ गया और उस आदमी को घूरने लगा। वो आदमी और कोई नहीं, संजीव शर्मा का भाई था, जो अपने भाई से जान से ज्यादा प्यार करता था। और जब उसे पता चला था कि उसके भाई को दक्ष ने मार डाला है तो उसने बिना कुछ सोचे समझे दक्ष पर हमला कर दिया था। पर दक्ष के आदमी ने उसे दक्ष पर हमला करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। पर यह सब बहुत अचानक हुआ था कि इसलिए दक्ष के हाथ में चोट आ गई थी। दक्ष ने जैसे ही उस आदमी को देखा उसके सामने आरोही का रोता हुए चेहरा आने लगा और ये सब याद करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दक्ष जो आरोही के आंख में एक बूंद आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इस आदमी के वजह से उसकी बीवी ने रो रो के अपन बुरा हाल कर लिया था और यहाँ तक कि रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूज गई थी। ये सब याद करते हुए उसने अपने पीछे बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और उसका इशारा समझते ही बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से चला गया। फिर वो जल्दी से अपने हाथ में जलती हुई रोड लेकर आया और ये देखकर वो आदमी डर गया और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर 2 बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और वॉल से चिपकाकर सीधा खड़ा कर दिया। वो बॉडीगार्ड वो रोड को उस आदमी के पास ले गया और उस जलती हुए रोड को उसके आंख में घोंप दिया। और बॉडीगार्ड के ऐसा करने के वजह से उस आदमी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि वहां खड़े सभी की रूह कौंप गई और वो तो आदमी दर्द से बेहोश हो गया था और उसके आंख से खून निकल रहा था। ये सब देखकर दक्ष को थोड़ा सुकून मिला, जिसकी वजह उसकी बीवी की आंख में आंसू आए थे। दक्ष ने उसकी आंख ही फोड़ दी थी, अब वो जिंदगी भर देख नहीं पाएगा। फिर दक्ष बोला, इस आदमी को कैद में डाल दो और तब तक तड़पाओ जब तक ये मार न जाए। ये बोलकर वो वहां से चला गया। दक्ष के जाने के बाद सबने एक राहत की सांस ली, पर सब ये देखकर हैरान थे कि दिन पर दिन दक्ष का प्यार आरोही के लिए बढ़ता ही जा रहा था, या ये कहे कि ये सीधे सीधे पागलपन था। मतलब जिस आदमी की वजह से आरोही के आंख में आंसू आए थे, दक्ष ने उस आदमी की आंख ही फोड़ दी। ये पागलपन नहीं तो क्या है, पर किसी में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगर ऐसा ही चलता रहा था तो पता नहीं आगे जाके दक्ष आरोही के लिए क्या कर बैठागा, कोई नहीं जानता था। मतलब इस आदमी के वजह से उनकी लेडी बॉस के आंख में आंसू आए थे तो उनके बॉस ने उस आदमी की आंख ही फोड़ दी। ये सब सोचकर सब डर गए। अब उन्हें दक्ष से ज्यादा आरोही से डर लगने लगा था।
अगर गलती से उन्होंने आरोही को नाराज कर दिया तो पता नहीं ये हैवान उनके साथ क्या करेगा, ये सब सोचकर सब कांपने लगे। अगले दिन जैसे ही आरोही खुली उसने देखा कि दक्ष उसके बाजू में बैठकर कुछ फाइल्स पढ़ रहा था और दक्ष को काम करता देख आरोही को गुस्सा आ गया और आरोही ने जल्दी से दक्ष के हाथ से फाइल छीनते हुए बोली, अभी ये आप क्या कर रहे हैं? आपको चोट लगी है फिर भी आप काम कर रहे हो? आरोही को इस फाइल छीनते देख हैरान हो गया क्योंकि आज से पहले आरोही ने ऐसा कुछ भी किया थी। दक्ष बोला, वाइफी देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरे एक हाथ में चोट आई है, मेरा दूसरा हाथ सही सलामत है। मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था और कुछ भी नहीं। पर आरोही कहाँ मानने वाली, वो जिद करते हुए बोली, नहीं हबी इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, मैंने कह दिया ना आपकी कोई काम नहीं करोगे मतलब कोई काम नहीं। ये बोलते हुए आरोही की आंख में आंसू आ गए और फिर रोते हुए बोली, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, आप मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो, बस देखो काम काम देख लीजिए, अगर आपने मेरी बात नहीं तो मैं आपके कभी बात नहीं करूँगी। आरोही को फिर से रोता देख दक्ष हार मानते हुए बोला, ठीक है अब जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, अब बस तुम रोना मत। ये सुनकर आरोही बोली, पक्का ना आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ये सुनकर दक्ष आरोही के गाल खींचते हुए, हाँ पक्का। आजकल वाइफी तुम कुछ ज्यादा ही बोर नहीं हो गए हो, जब देखो मुझ पे हुकुम चलती रहती हो। हाँ। ये सुनकर आरोही नजरें चुराते हुए बोली, हबी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हब्बी इस कुछ नहीं है, वो बस आपको चोट लगी ना, हाँ इसलिए मैं आपको काम करने से मना कर रही थी। ये सुनकर दक्ष बोला, हाँ मेरा बच्चा मुझे पता है। दक्ष को यही बात आरोही में बहुत पसंद थी कि आरोही बाकी लड़कियों की तरह उससे कभी भी कुछ नहीं पूछती कि दक्ष ने ऐसा क्यों किया और न ही वो उसे कोई नखरा दिखाती थी। क्या होगा आरोही का रिएक्शन जब उसे दक्ष के इस पागलपन के बारे में पता चलेगा? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? दक्ष बोला, इस आदमी को कैद में डाल दो और तब तक तड़पाओ जब तक ये मार न जाए, ये बोलकर वो वहां से चला गया। दक्ष के जाने के बाद सबने एक राहत की सांस ली, पर सब ये देखकर हैरान थे कि दिन पर दिन दक्ष का प्यार आरोही के लिए बढ़ता ही जा रहा था, या ये कहे कि ये सीधे सीधे पागलपन था। मतलब जिस आदमी की वजह से आरोही के आंख में आंसू आए थे दक्ष ने उस आदमी की आंख ही फोड़ दी। ये पागलपन नहीं तो क्या है, पर किसी में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगर ऐसा ही चलता रहा था तो पता नहीं आगे जाके दक्ष आरोही के लिए क्या कर बैठागा, कोई नहीं जानता था। मतलब इस आदमी के वजह से उनकी लेडी बॉस के आंख में आंसू आए थे तो उनके बॉस ने उस आदमी की आंख ही फोड़ दी। ये सब सोचकर सब डर गए। अब उन्हें दक्ष से ज्यादा आरोही से डर लगने लगा था। अगर गलती से उन्होंने आरोही को नाराज कर दिया तो पता नहीं ये हैवान उनके साथ क्या करेगा, ये सब सोचकर सब कांपने लगे। अगले दिन जैसे ही आरोही खुली उसने देखा कि दक्ष उसके बाजू में बैठकर कुछ फाइल्स पढ़ रहा था और दक्ष को काम करता देख आरोही को गुस्सा आ गया और आरोही ने जल्दी से दक्ष के हाथ से फाइल छीनते हुए बोली, अभी ये आप क्या कर रहे हैं? आपको चोट लगी है फिर भी आप काम कर रहे हो? आरोही को इस फाइल छीनते देख हैरान हो गया क्योंकि आज से पहले आरोही ने ऐसा कुछ भी किया थी। दक्ष बोला, वाइफी देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरे एक हाथ में चोट आई है, मेरा दूसरा हाथ सही सलामत है। मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था और कुछ भी नहीं। पर आरोही कहाँ मानने वाली, वो जिद करते हुए बोली, नहीं हबी इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, मैंने कह दिया ना आपकी कोई काम नहीं करोगे मतलब कोई काम नहीं। ये बोलते हुए आरोही की आंख में आंसू आ गए और फिर रोते हुए बोली, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, आप मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो, बस देखो काम काम देख लीजिए, अगर आपने मेरी बात नहीं तो मैं आपके कभी बात नहीं करूँगी। आरोही को फिर से रोता देख दक्ष हार मानते हुए बोला, ठीक है अब जब तक तुम नहीं बोलोगी मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, अब बस तुम रोना मत। ये सुनकर आरोही बोली, पक्का ना आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ये सुनकर दक्ष आरोही के गाल खींचते हुए, हाँ पक्का। आजकल वाइफी तुम कुछ ज्यादा ही बोर नहीं हो गए हो, जब देखो मुझ पे हुकुम चलती रहती हो। हाँ। ये सुनकर आरोही नजरें चुराते हुए बोली, हबी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हब्बी इस कुछ नहीं है, वो बस आपको चोट लगी ना, हाँ इसलिए मैं आपको काम करने से मना कर रही थी। ये सुनकर दक्ष बोला, हाँ मेरा बच्चा मुझे पता है। दक्ष को यही बात आरोही में बहुत पसंद थी कि आरोही बाकी लड़कियों की तरह उससे कभी भी कुछ नहीं पूछती कि दक्ष ने ऐसा क्यों किया और न ही वो उसे कोई नखरा दिखाती थी। हबी आज आप पूरा दिन रेस्ट करोगे ठीक है? ये सुनकर दक्ष ने आरोही को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आरोही खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे दक्ष के ऊपर जा गिरी। दक्ष के इस तरह करने से आरोही की दिल के धड़कनें एकदम से तेज हो गई क्योंकि वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
वही आरोही को जब समझ आया कि दक्ष ने अभी अभी क्या किया तो उसे दक्ष पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अभी जो दक्ष ने किया उसकी वजह से उसके हाथ में चोट भी लग सकती थी। दक्ष का जख्म अभी तक ताज़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि उसे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा ही। अगर अभी उसे लग जाती तो वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। फिर वो दक्ष पर गुस्सा करते हुए बोली, अभी ये आप क्या कर रहे हो? अगर आपको चोट लग जाती तो? आपको बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं है, जब देखो आपको सिर्फ मस्ती सुझती रहती है। वही आरोही को इस तरह खुद की चिंता करता देख दक्ष को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि दादाजी दादी माँ के अलावा आज तक उसकी इतनी परवाह किसी ने नहीं की थी। दक्ष के माँ पापा की मौत बचपन में ही हो गई थी। दक्ष बहुत ही प्यार से आरोही को देख रहा था, साथ ही उसका एक हाथ आरोही की पतली कमर पर भी चल रहे थे, जिससे आरोही को बहुत गुदगुदी हो रही थी। पर जब उसने दक्ष को इस तरह को खुद को घूरता देखा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। आरोही शर्माते हुए धीरे से बोली, अभी ये आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर दक्ष आरोही के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, क्या अब मैं प्यारी वाइफ को देख भी नहीं सकता हूँ? अब क्या तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है? ये सुनकर आरोही के अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। उसे समझ ही नहीं कि वो कबीर के इस बात का क्या जवाब दे। जब उसने देखा कि दक्ष अभी भी बेशर्मों की तरफ उसे घूर रहा है तो वो उसके आंखों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, अभी प्लीज ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आ रही है। पर दक्ष तो दक्ष था, वो कहाँ मनाने वाला था। वो आरोही का हाथ अपने आंखों पर से हटाते हुए बोला, तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम मत देखो, पर मैं तो देखूंगा। ये देखकर कि दक्ष उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसे अभी भी उसी तरह देख रहा है, तो आरोही को समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या करे। वही आरोही को इस तरह शर्माता देख बहुत अच्छा लग रहा था। उसे आरोही इस समय बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह। जब आरोही से दक्ष की नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने जल्दी से अपना चेहरे दोनों हाथों से छुपा लिया। आरोही को ऐसा करता देख दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने कसकर आरोही को अपने गले लगा लिया। आरोही भी जल्दी से अपना चेहरा उसकी छाती में छुपते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मारते हुए, हब्बी आप बहुत बहुत बुरे हो, जब देखो मुझे परेशान करते हो। ये सुनकर दक्ष बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि परेशान करना किसी करते हैं। ये सुनकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से वहां से बाथरूम में भाग गए। वही आरोही को इस तरह बच्चों की तरह भागता देख दक्ष को हंसी आ गई। फिर वो भी दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद दक्ष जब फ्रेश होकर आया तो उसने देखा कि आरोही अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो वो रेडी होकर नीचे चला गया। दक्ष जैसे ही नीचे आया उसने देखा टाइगर उसे देखकर वहां से जाने लगा। ये देखकर दक्ष बोला, टाइगर इधर आओ, और ये बोलकर वो सीधे जाके सोफे पे बैठ गया। वही दक्ष की आवाज़ सुनकर टाइगर जल्दी से दक्ष के पास चला गया और किसी अच्छे बच्चे की तरह दक्ष के पैर के पास बैठ गया। ये देखकर दक्ष बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये देखकर दक्ष अब उससे गुस्सा नहीं है, टाइगर खुशी से गुर्राया। ये देखकर कि टाइगर कितना खुश है, दक्ष प्यार से उसके फर पर हाथ फेरने लगा। टाइगर बहुत ही समझदार जानवर था, इसलिए जब भी दक्ष और आरोही रूम में होते थे तो वो कभी भी वहां नहीं जाता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता था कि कौन सी बात से दक्ष नाराज हो सकता था। पर कुछ दिन पहले दक्ष आरोही के साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी अचानक से टाइगर वहां आ गया था और ये देखकर आरोही उससे दूर चली गई थी, जिससे दक्ष को बहुत तेज गुस्सा आया था, क्योंकि टाइगर की वजह से आरोही उससे दूर हो गई थी। दक्ष कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर कोई उसके और आरोही के बीच में आए उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इसलिए सजा के तौर पर उसने टाइगर को एक मिशन के लिए बाहर भेज दिया था। इसलिए आज जब टाइगर ने दक्ष को देखा था तो उसे लगा कि दक्ष अभी भी उससे गुस्सा है, इसलिए वो वहां से जा रहा था। तभी एक नौकर दक्ष के पास आया और डरते हुए बोला, सर आपसे मिलने डॉक्टर साहब आए हैं। ये सुनकर दक्ष को गुस्सा आ गया और उसने घूरकर उस नौकर को देखा, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि जब वो घर पर हो तो कोई भी उसके पास आए। वही दक्ष के इस तरह घूरता देख नौकर डर के मारे कांपने लगा। पर फिर दक्ष कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, उसे अंदर आने दो। उसे पता था कि उसकी प्यारी बीवी ने ही पक्का डॉक्टर को वहां बुलाया होगा, वरना उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं किसी और के कहने पे यहाँ आ जाए। वही दक्ष का इशारा समझते ही नौकर जल्दी से वहां से भाग गया। नौकर के जाने के बाद डॉक्टर वहां आया और दक्ष की लाल आंखों को देखकर वो डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो दक्ष उसे ऐसे घूर रहा था। वो तो बस अभी अभी ही आया था। डॉक्टर को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अगर वो यहाँ नहीं आता तो आरोही उसे नहीं छोड़ती, और वो आ गया तो ये हैवान उसे घूरा ही जा रहा था।
तभी उसकी नज़र टाइगर पर गई और टाइगर को वहां देखकर वो कांपने लगा, क्योंकि टाइगर भी उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। टाइगर जब भी दक्ष और आरोही के आसपास किसी को देखता था तो ऐसा ही उस आदमी को घूरता रहता था जब तक वो आदमी वहां से चला न जाए। और जब कभी टाइगर को उस आदमी से कुछ खतरा महसूस होता था कि वो दक्ष या आरोही को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता था। और ये बात हर किसी को पता थी, इसलिए जब भी वो टाइगर को देखता था तो वो डर जाता था। जब दक्ष ने देखा कि डॉक्टर वहां बस खड़ा हुआ है तो वो अपनी खतरनाक आवाज में बोला, क्या तुम यहाँ मुझे घूरने आए हो? ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से अपने होश में आया और जल्दी से दक्ष की पट्टी करके वहां से चला गया। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? वही दक्ष की आवाज सुनकर टाइगर जल्दी से दक्ष के पास चला गया और किसी अच्छे बच्चे की तरह दक्ष के पैर के पास बैठ गया। ये देखकर दक्ष बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये देखकर दक्ष अब उससे गुस्सा नहीं है, टाइगर खुशी से गुर्राया। ये देखकर कि टाइगर कितना खुश है, दक्ष प्यार से उसके फर पर हाथ फेरने लगा। टाइगर बहुत ही समझदार जानवर था, इसलिए जब भी दक्ष और आरोही रूम में होते थे तो वो कभी भी वहां नहीं जाता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता था कि कौन सी बात से दक्ष नाराज हो सकता था। पर कुछ दिन पहले दक्ष आरोही के साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी अचानक से टाइगर वहां आ गया था और ये देखकर आरोही उससे दूर चली गई थी, जिससे दक्ष को बहुत तेज गुस्सा आया था, क्योंकि टाइगर की वजह से आरोही उससे दूर हो गई थी। दक्ष कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर कोई उसके और आरोही के बीच में आए उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इसलिए सजा के तौर पर उसने टाइगर को एक मिशन के लिए बाहर भेज दिया था। इसलिए आज जब टाइगर ने दक्ष को देखा था तो उसे लगा कि दक्ष अभी भी उससे गुस्सा है, इसलिए वो वहां से जा रहा था। तभी एक नौकर दक्ष के पास आया और डरते हुए बोला, सर आपसे मिलने डॉक्टर साहब आए हैं। ये सुनकर दक्ष को गुस्सा आ गया और उसने घूरकर उस नौकर को देखा, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि जब वो घर पर हो तो कोई भी उसके पास आए। वही दक्ष के इस तरह घूरता देख नौकर डर के मारे कांपने लगा। पर फिर दक्ष कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, उसे अंदर आने दो। उसे पता था कि उसकी प्यारी बीवी ने ही पक्का डॉक्टर को वहां बुलाया होगा, वरना उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं किसी और के कहने पे यहाँ आ जाए। वही दक्ष का इशारा समझते ही नौकर जल्दी से वहां से भाग गया। नौकर के जाने के बाद डॉक्टर वहां आया और दक्ष की लाल आंखों को देखकर वो डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो दक्ष उसे ऐसे घूर रहा था। वो तो बस अभी अभी ही आया था। डॉक्टर को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अगर वो यहाँ नहीं आता तो आरोही उसे नहीं छोड़ती, और वो आ गया तो ये हैवान उसे घूरा ही जा रहा था। तभी उसकी नज़र टाइगर पर गई और टाइगर को वहां देखकर वो कांपने लगा, क्योंकि टाइगर भी उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। टाइगर जब भी दक्ष और आरोही के आसपास किसी को देखता था तो ऐसा ही उस आदमी को घूरता रहता था जब तक वो आदमी वहां से चला न जाए। और जब कभी टाइगर को उस आदमी से कुछ खतरा महसूस होता था कि वो दक्ष या आरोही को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता था। और ये बात हर किसी को पता थी, इसलिए जब भी वो टाइगर को देखता था तो वो डर जाता था। जब दक्ष ने देखा कि डॉक्टर वहां बस खड़ा हुआ है तो वो अपनी खतरनाक आवाज में बोला, क्या तुम यहाँ मुझे घूरने आए हो? ये सुनकर डॉक्टर जल्दी से अपने होश में आया और जल्दी से दक्ष की पट्टी करके वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ आर्या का रूम। आर्या आईने के सामने मुंह लटका के बैठी थी, तभी कोई खिड़की से अंदर उसके रूम में आया। लेकिन आर्या अपने में इतना घूम कि उसे अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। जो इंसान खिड़की से कूदकर आर्या के रूम में आया था वो और इंसान और कोई नहीं, कार्तिक था। आर्या को सही सलामत देखकर कार्तिक ने एक राहत की सांस ली, वरना वो विशाल को आर्या को वहां से ले जाता देख बहुत डर गया था। जब कार्तिक से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो कसकर आर्या को गले लगाते हुए बोला, थैंक गॉड दी आप बिल्कुल ठीक हो। आपको पता है मैं कितना डर गया था। कार्तिक की आवाज सुन आर्या अपने होश में वापस आए। उसने जल्दी से मिरर की तरफ देखा और कार्तिक को वहां देखकर उसके आंख में फिर से आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, कार्तिक मेरे भाई तू ठीक तो है? तू अब तक कहाँ था? तुझे पता भी है मेरा सोच सोच कर बुरा हाल हो गया था कि मेरी वजह से तुझे कितनी चोट आई है। फिर वो कार्तिक से अलग होकर उसे ओर पलट कर देखते हुए बोली, देखा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है? तो ठीक तो है ना? दीदी शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ। और वैसे भी ये छोटी मोटी चोट आपके भाई का कुछ नहीं बिगड़ सकती है, आपका भाई इतना भी कमजोर नहीं है। फिर कार्तिक का ध्यान आर्या के कपड़ों गया। आर्या ने इस समय एक लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। कार्तिक आर्या के कपड़े देखते हुए बोला, अरे ये क्या, मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ और आप यहाँ शादी के जोड़े पहने बैठी हो।
फिर हंसते हुए बोला, लगता है आपसे उस राक्षस से शादी करने की बहुत जल्दी है। कहाँ आपका इस राक्षस पर दिल तो नहीं आ गया? पर ये सब करने से पहले आप एक बार मेरे और अंकल आंटी के बारे तो सोच लेती। कार्तिक की बात सुन आर्या चिढ़ते हुए बोली, तू सुधरेगा नहीं ना? जब देखो मुंह से बकवास करता है। तुझे अच्छे से पता है मैंने ये क्यों पहना हुआ? अगर बात मेरी फैमिली की नहीं होती तो मैं मर जाती, पर से विशाल से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं बोलती। आर्या उदास होते हुए बोली, अच्छा ठीक, अब अपनी शिकायतें बाद में करना, अब चले, हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना है। इतना बोल कार्तिक आर्या का हाथ पकड़ के उसे उसी खिड़की के पास ले गया। अरे अरे कार्तिक रुक, अंकल आंटी कहाँ है? वो भी विशाल की कैद में है होगे, उन्हें हम इस खिड़की से बाहर कैसे ले जाएंगे? आर्या कार्तिक को रोकते हुए बोली। ये सुनकर कार्तिक आर्या के सर पर मारते हुए बोला, दीदी आज अपने साबित कर ही दिया कि आप बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ थी और बेवकूफ़ ही रहेगी। रिया ने पहले ही अंकल आंटी को यहाँ से निकाल लिया है, इसलिए अब ज़्यादा सवाल न करिए, वरना आपके बातों के चक्कर में कहीं हम यहाँ फंस कर न रह जाए। आह कार्तिक, तेरी हिम्मत कैसे हुए मुझे बेवकूफ़ कहने की? और ये हर समय तू मुझे सिर पर क्यों मारते रहता है? मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता है कि मैं बड़ी हूँ या तू। आर्या अपने सर सहलाते हुए बोली। कार्तिक ने आर्या की बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और उसे खिड़की से नीचे उतरने को बोला। आर्या ने देखा कि खिड़की के बाहर सीढ़ी लगी हुई है। आर्या अपने कपड़े संभलते हुए धीरे धीरे आराम से नीचे उतर गई और आर्या के उतरते ही कार्तिक भी नीचे उतर गया। कार्तिक सिया जैसे तैसे छुपते छुपाते विशाल कर घर से बाहर ले गया। इन सब में कितनी बार वो दोनों पकड़ते पकड़ाते बचे, लेकिन लगता था कि आज किस्मत उन दोनों के साथ थी। कार्तिक ने अपनी गाड़ी विशाल के घर की थोड़ी दूरी पर पार्क की थी। कार्तिक आर्या को वहां ले गया और फिर वो दोनों गाड़ी पे बैठकर वहां से निकल गए। गाड़ी में पहले से ही प्रिया और उसके मम्मी पापा मौजूद थे और वो उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी प्रिया चला रही थी, उसके बगल में कार्तिक बैठा था और पीछे प्रिया के मम्मी पापा के साथ आर्या। आर्या ने जब प्रिया के मम्मी पापा को सही सलामत देखा तो उसके सांस में सांस आए। अगर उसके वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती। वो भले ही उनकी बेटी नहीं थी, पर आर्या जानती थी वो उसे और कार्तिक को प्रिया के जितना ही प्यार करते थे। उससे जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो प्रिया की मम्मी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। फाइनली वो अब सेफ थे। वो सच में इस समय भगवान को जितना भी थैंक यू करे वो काम है कि उसे प्रिया जैसी दोस्त दी जो उसका इतना मुश्किल समय भी साथ दे रही थी। अगर आज वो नहीं पती तो पता नहीं वो कार्तिक कैसे इस मुश्किल से निकल पाते। जल्द ही वो सब रेलवे स्टेशन पहुंच गए और सब ने मुंबई की टिकट ली। इस बार वो सब आर्या के साथ साथ इस शहर छोड़कर जा रहा थे। आर्या, कार्तिक और सब लोग ट्रेन का आने का वेट करने लगे। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ट्रेन बस जल्दी से आ गए। जल्द ही ट्रेन भी आ गई और सब उसमें चढ़ने ही वाले थे कि अचानक ही पूरे स्टेशन में भगदड़ मच गई। विशाल इस समय बहुत ही गुस्से में था। उसे पता चल गया था कि आर्या और उसका परिवार वहां से भाग गए हैं, इसलिए वो समय बर्बाद न करते सीधा रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। जब कार्तिक और आर्या ने देखा कि विशाल के आदमी वहां आ चुके हैं तो उन्हें जो बोगी दिखी वो उनमें चढ़ गए। इस चक्कर में आर्या सबसे दूर हो गए। वैसे भी उन्हें पहले यहां से निकलना जरूरी था। ट्रेन सीधा आकर मुंबई में रुकी। आर्या ने अपने प्रिया अंकल आंटी और अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे कोई भी नहीं मिले। एक हफ्ता बीत चुका था। आर्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। नया शहर, नए लोग, नया वातावरण, सब कुछ उसके लिए नया था। आर्या को कुछ समझ नहीं आया तो वो अनाथालय चली गई। क्या पता उसे वहाँ किसी की मदद मिल जाए, और शायद उसकी किस्मत भी अच्छी थी। जैसी ही वो वहाँ गए उसे श्रद्धा आंटी मिल गए, जिसके साथ वो बच्चन में अनाथ आश्रम में रहती थी। फिर उन्होंने आर्या को वहीं रुकने को बोला और आर्या भी उनकी बात मान गए। वैसे भी अभी उसके पास रहने को कोई जगह नहीं था, न ही कोई पैसे थे। इसी बीच उसकी जॉब भी एक रेस्टोरेंट में लग गई। आर्या के सारे डॉक्यूमेंट वही घर पर ही रह गए थे, इसलिए उसने वही रेस्टोरेंट में जॉब करने का डिसाइड किया। ये जॉब भी श्रद्धा आंटी के वजह से लगी थी, वरना बिना डॉक्यूमेंट के कोई उसे जॉब देने को ही तैयार नहीं था। वो तो उनका भतीजा भी उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। वो उसने जैसे तैसे अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके उसकी जॉब लगवाई थी, जिसके लिए आर्या उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आर्या ने अब अपनी किस्मत से हार मान लिए थी। अब उसने सोच लिया था कि अब उसे उसकी किस्मत जहाँ ले जाएगी वो उसी राह पर चलेगी। बचपन से ही तो वो अपनी किस्मत से ही लड़ते आ रही थी, पर लाड़ कर उसे मिला क्या अकेलापन। बचपन से ही वो अनाथ थी, पर अब जो उसका प्यार करने वाला भाई और दोस्त का परिवार था, इनका कोई अता पता ही नहीं था। श्रद्धा आंटी को आर्या बहुत पसंद थी और उनके भतीजे साहस को भी।
श्रद्धा आंटी ने आर्या से उनके भतीजे से शादी करने को कहा था ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, और साहस कोई बुरा इंसान नहीं था, वो बहुत अच्छा लड़का था। वो आर्या को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, लेकिन आर्या अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए मना कर दिया, पर साहस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आर्या का उसे रिजेक्ट करना उसके सीधे मेल ईगो पर जा लगी। कहीं आर्या का ये रिजेक्शन उसी पर भारी न पड़ जाए। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या हुआ। आर्या ने अपने प्रिया अंकल आंटी और अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे कोई भी नहीं मिले। एक हफ्ता बीत चुका था, आर्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। नया शहर, नए लोग, नया वातावरण, सब कुछ उसके लिए नया था। आर्या को कुछ समझ नहीं आया तो वो अनाथालय चली गई। क्या पता उसे वहाँ किसी की मदद मिल जाए, और शायद उसकी किस्मत भी अच्छी थी। जैसे ही वो वहाँ गए उसे श्रद्धा आंटी मिल गए, जिसके साथ वो बच्चन में अनाथ आश्रम में रहती थी। फिर उन्होंने आर्या को वहीं रुकने को बोला और आर्या भी उनकी बात मान गए। वैसे भी अभी उसके पास रहने को कोई जगह नहीं था, न ही कोई पैसे थे। इसी बीच उसकी जॉब भी एक रेस्टोरेंट में लग गई। आर्या के सारे डॉक्यूमेंट वही घर पर ही रह गए थे, इसलिए उसने वही रेस्टोरेंट में जॉब करने का डिसाइड किया। ये जॉब भी श्रद्धा आंटी के वजह से लगी थी, वरना बिना डॉक्यूमेंट के कोई उसे जॉब देने को ही तैयार नहीं था। वो तो उनका भतीजा भी उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। वो उसने जैसे तैसे अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके उसकी जॉब लगवाई थी, जिसके लिए आर्या उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आर्या ने अब अपनी किस्मत से हार मान लिए थी। अब उसने सोच लिया था कि अब उसे उसकी किस्मत जहाँ ले जाएगी वो उसी राह पर चलेगी। बचपन से ही तो वो अपनी किस्मत से ही लड़ते आ रही थी, पर लाड़ कर उसे मिला क्या अकेलापन। बचपन से ही वो अनाथ थी, पर अब जो उसका प्यार करने वाला भाई और दोस्त का परिवार था, इनका कोई अता पता ही नहीं था। श्रद्धा आंटी को आर्या बहुत पसंद थी और उनके भतीजे साहस को भी। श्रद्धा आंटी ने आर्या से उनके भतीजे से शादी करने को कहा था ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, और साहस कोई बुरा इंसान नहीं था, वो बहुत अच्छा लड़का था। वो आर्या को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, लेकिन आर्या अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए मना कर दिया, पर साहस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आर्या का उसे रिजेक्ट करना उसके सीधे मेल ईगो पर जा लगी। वही दूसरी तरफ आरोही जैसे ही रेडी होकर नीचे आए, उसकी नज़र दक्ष पर गए, जो सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और टाइगर वही उसके पैर के पास बैठा हुआ था। ये देखकर आरोही जल्दी से दक्ष के पास गए और उसके गोद में बैठ गए। ये उसकी आदत थी, जब भी दक्ष घर पर होता था तो आरोही ऐसी ही सीधे जाके उसकी गोद में बैठती थी, और वो कभी भूल जाती तो दक्ष उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता था, क्योंकि उसे आरोही का इस तरह अपनी गोद में बैठना बहुत अच्छा लगता था। उसे एक अलग सा ही सुकून मिलता था। आरोही जब भी उसके आसपास होती उसका दिल दिमाग एकदम शांत हो जाता था, जैसे बस उसकी जीवन में ऐसी चीज की कमी थी जो आरोही के आने से पूरी हो गई थी। आरोही को बैठते ही दक्ष ने अपना एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया, जिससे वो कंफर्टेबल होकर उसकी गोद में बैठ सके। आरोही ने जल्दी से टीवी ऑन किया और अपना फेवरेट कार्टून शिनचैन देखने लगी। वही आरोही को कार्टून देखता देख दक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, वाइफी क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम कार्टून देख रही हो? ये सुनकर आरोही पाउट बनाते हुए बोली, हबी ऐसा कहाँ लिखा है, सिर्फ छोटे बच्चे ही कार्टून देख सकते हैं। वैसे भी लिखा हुआ है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कार्टून पसंद है तो मैं तो देखूंगी। ये बोलकर वो वापस से कार्टून देखने लगी। वही ये सुनकर दक्ष ने घूरकर आरोही को देखा, क्योंकि आजकल उसकी वाइफ कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो गई थी, पर उसने कुछ कहा नहीं और वापस अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। वैसे भी उसे आरोही के कार्टून देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दक्ष बस चाहता था कि आरोही खुश रहे। अगर उसे कार्टून देखने से खुशी मिलती थी तो दक्ष को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दक्ष को पता था कि आरोही का ये बच्चों वाला नेचर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था, वरना उसकी बीवी बहुत ही समझदार और डेयरिंग है, और ये देखकर दक्ष को बहुत लगता था कि आरोही जैसी ही वैसे ही उसके साथ रहती थी, कि बाहर वालों की तरह जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ। अगर आरोही बोर नहीं भी होती तो दक्ष को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के वो ही काफ़ी थी। वो दक्ष सिंघानिया की वाइफ थी, उसे नुकसान पहुंचाने से पहले लोगों को उसका सामना करना होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और अब तक दक्ष का हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। इन 2 दिनों में आरोही ने दक्ष को कोई काम नहीं करने दिया था, जिस वजह से दक्ष के बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे। इसलिए वो आज सुबह उठते ही ऑफिस चला गया, क्योंकि शाम को रचित और सिया की एंगेजमेंट पार्टी भी थी, और वाला जाने से पहले ही अपना सारा काम खत्म कर देना चाहता था, जिससे उसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम न हो। वही आरोही ने भी दक्ष को नहीं रोका।
उसे अच्छे से पता था कि दक्ष का काम कितना इम्पोर्टेंट है और उसे अपने काम से कितना प्यार है। एक इतने बड़े कंपनी का सीईओ होने के तौर पर दक्ष के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेवारी थी। उसे कितना कुछ देखना होता था। दक्ष को इस तरह बिना रुके काम करता देख कभी कभी उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो दक्ष को कुछ नहीं बोलती थी। उसे पता था कि दक्ष को अपने काम में इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो ऐसा कुछ नहीं करती चाहती थी जिससे दक्ष का मूड और खराब हो है। पहले ही उस पे इतनी जिम्मेवारी थी, वो उसे और टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो तो बस इस बात से ही खुश थी कि दक्ष ने उसकी बात मानकर 2 दिन रेस्ट किया और कोई भी काम नहीं किया। वही आरोही भी आज जल्दी सिंघानिया मेंशन चली गई, क्योंकि पार्टी वही सिंघानिया मेंशन में होने वाली थी, तो उसने सोचा कि वो मॉम डैड से भी मिल लेगी और उनकी थोड़ी हेल्प भी कर देगी। मॉम डैड मतलब रचित के मॉम डैड। रचित के मॉम डैड दक्ष को अपने बेटे जैसा मानते थे, इसलिए आरोही और दक्ष उन्हें मॉम डैड ही बुलाते थे। आरोही जैसे ही मेंशन पहुंची वो जल्दी से अंदर चली गए। अंदर जाते ही वो सीधा रचित के मॉम के पास गए और उन्हें गले लगते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोली, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। आरोही की प्यारी आवाज सुनकर रचित की मॉम के फेस पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और वो भी आरोही को कसकर गले लगाते हुए बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरा बच्चा। फिर वो दोनों ऐसे ही आपस में कुछ बातें करने लगे। वही सब नौकर उन दोनों को देखकर हैरान थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैडम सिंघानिया और यंग मैडम के बीच में इतना अच्छा रिश्ता है। आरोही बहुत ही कम सिंघानिया मेंशन आती थी और ऊपर से रचित की मॉम को खुश करने के लिए न ही उनकी चापलूसी करती थी और न ही कोई महंगे तोहफे उन्हें देती थी जैसे आम तौर पर कोई भी किसी को खुश रखने के लिए करता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। फिर भी रचित की मॉम और आरोही बहुत करीब थे। ये सब देखकर सब नौकर हैरान थे। कोई भी उन्हें देखकर नहीं कह सकता था कि वो दोनों सास बहू है। वो दोनों एकदम माँ बेटी की तरह रहते थे। ये देखकर सब समझ गए थे कि आगे चलकर आरोही ही मैडम सिंघानिया बनेगी। और वैसे भी आरोही दक्ष की पत्नी थी और दक्ष सिंघानिया फैमिली का हेड था, तो ये पोजीशन उसे ही मिलती। तभी आरोही आसपास देखते हुए बोली, जहाँ बहुत सारे नौकर काम कर रहे थे, मॉम अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो बताएं, मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ। आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे प्यारे देवर की शादी है। ये सुनकर रचित की मॉम बोली, नहीं बच्चा तुम बस एंजॉय करो, ये सब करने के लिए मैं हूँ और यहाँ पर बहुत सारे नौकर भी है मेरी मदद करने लिए, और वैसे भी लगभग सारा काम हो ही गया है, मैं बस कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वही ये सुनकर आरोही उदास हो गई। वो सच में उनकी कोई हेल्प करना चाहती थी पर कोई उसे कोई काम करने ही नहीं देता था। दक्ष के घर पर भी उसे कोई भी कुछ भी करने नहीं देता था और अगर कभी वो कोई काम करती भी थी तो दक्ष को अच्छा नहीं लगता था और वो फिर बाद में उस पर गुस्सा करता था कि यहाँ पर इतने सारे नौकर हैं न काम करने के लिए, तो तुम ये सब क्यों करती हो। इसलिए वो घर पर कोई काम नहीं करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दक्ष उससे नाराज हो जाए। और यहाँ भी मॉम ने उसे कुछ भी करने से मना कर दिया। ये सब सोचकर आरोही उदास हो गए। उसे लगा कि वो न ही एक अच्छी बहू है न ही एक अच्छी पत्नी, क्योंकि आज तक उसने न दक्ष के लिए कुछ किया था और उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, ना ही इस घर के लिए। दक्ष ने उसे इतना कुछ दिया, इतना प्यार, इतने प्यार करने वाले सास ससुर रचित और सिया और भी बहुत कुछ, पर उसने उसे क्या दिया, कुछ भी नहीं। वो दे भी क्या सकती थी, उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं उसे देने के लिए सिवाय खुद के। इसलिए ही वो हमेशा दक्ष की बात मानती थी और वैसे भी उसकी लाइफ में दक्ष के अलावा था ही कौन। अगर दक्ष ने भी छोड़ दिया तो वो क्या करेगी। वैसे तो उसे पता था कि दक्ष कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने उसकी लाइफ हेल बना दी थी, तब भी उसने उसे नहीं छोड़ा था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर जब उसके परिवार ने अपने फायदे के लिए उसे किसी और के हवाले कर दिया तो दक्ष ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। ये बात का डर उसके दिल एक कोने में हमेशा लगा रहता था, पर वो ये बात कभी किसी से कहती नहीं थी। वही आरोही को उदास देखकर रचित की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो बोली, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो तुम मुझे जल्दी से पोता या पोती दे दो और मुझे तुमसे भी नहीं चाहिए। वही ये सुनकर आरोही के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गई, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो शर्माते हुए बोली, मॉम ये आप क्या बोल रहे हो। वही आरोही को इतना शर्माता हुए देखकर रचित की मॉम हंसते हुए बोली, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। अच्छा मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटी हो, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्द ही मुझे खुशखबरी दोगी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, क्योंकि अब तक उसके और दक्ष बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो अभी इन सब चीज के लिए तैयार नहीं भी। आरोही को जब कुछ नहीं सुझा तो वो जल्दी आरोही कोई बहाना बनाकर वहां से भाग गए। वही आरोही को इस तरह वहां से भागता देख दक्ष की मोम हंसे बिना नहीं रह सकी। उन्हें वैसे तो पोते की कोई जल्दी नहीं थी,
उन्होंने तो इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दक्ष कभी शादी करेगा। जब से उसके मॉम डैड की मौत हुई थी दक्ष ने खुद को सबसे अलग कर लिया था, पर अब जब दक्ष ने शादी कर ली थी तो वो इसी बात से खुश थी। और वैसे भी उन्हें पता था जब तक दक्ष को बच्चे नहीं चाहिए होंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकती थी। और जहाँ तक दक्ष की बात है वो आरोही के लेकर बहुत पजेसिव था, तो उन्हें पता था कि दक्ष से अभी बच्चे की उम्मीद करना बेकार है। वो वैसे भी उन्होंने आरोही का मूड डाइवर्स करने ले लिए ऐसा किया था। और रहे बच्चे की बात, तो आज रचित और सिया की एंगेजमेंट थी और जल्द ही उनकी शादी भी हो जाएगी, तो वो उन दोनों से बच्चे की उम्मीद कर सकती थी। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, ये सुनकर आरोही उदास हो गई। वो सच में उनकी कोई हेल्प करना चाहती थी पर कोई उसे कोई काम करने ही नहीं देता था। दक्ष के घर पर भी उसे कोई भी कुछ भी करने नहीं देता था, और अगर कभी वो कोई काम करती भी थी तो दक्ष को अच्छा नहीं लगता था और वो फिर बाद में उस पर गुस्सा करता था कि यहाँ पर इतने सारे नौकर हैं न काम करने के लिए, तो तुम ये सब क्यों करती हो। इसलिए वो घर पर कोई काम नहीं करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दक्ष उससे नाराज हो जाए। और यहाँ भी मॉम ने उसे कुछ भी करने से मना कर दिया। ये सब सोचकर आरोही उदास हो गए। उसे लगा कि वो न ही एक अच्छी बहू है न ही एक अच्छी पत्नी, क्योंकि आज तक उसने न दक्ष के लिए कुछ किया था और उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, ना ही इस घर के लिए। दक्ष ने उसे इतना कुछ दिया, इतना प्यार, इतने प्यार करने वाले सास ससुर रचित और सिया और भी बहुत कुछ, पर उसने उसे क्या दिया, कुछ भी नहीं। वो दे भी क्या सकती थी, उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं उसे देने के लिए सिवाय खुद के। इसलिए ही वो हमेशा दक्ष की बात मानती थी और वैसे भी उसकी लाइफ में दक्ष के अलावा था ही कौन। अगर दक्ष ने भी छोड़ दिया तो वो क्या करेगी। वैसे तो उसे पता था कि दक्ष कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने उसकी लाइफ हेल बना दी थी, तब भी उसने उसे नहीं छोड़ा था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर जब उसके परिवार ने अपने फायदे के लिए उसे किसी और के हवाले कर दिया तो दक्ष ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। ये बात का डर उसके दिल एक कोने में हमेशा लगा रहता था, पर वो ये बात कभी किसी से कहती नहीं थी। वही आरोही को उदास देखकर रचित की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो बोली, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो तुम मुझे जल्दी से पोता या पोती दे दो और मुझे तुमसे भी नहीं चाहिए। वही ये सुनकर आरोही के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो शर्माते हुए बोली, मॉम ये आप क्या बोल रहे हो। वही आरोही को इतना शर्माता हुए देखकर रचित की मॉम हंसते हुए बोली, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटी हो, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्द ही मुझे खुशखबरी दोगी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, क्योंकि अब तक उसके और दक्ष बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो अभी इन सब चीज के लिए तैयार नहीं भी। आरोही को जब कुछ नहीं सुझा तो वो जल्दी आरोही कोई बहाना बनाकर वहां से भाग गए। वही आरोही को इस तरह वहां से भागता देख दक्ष की मोम हंसे बिना नहीं रह सकी। उन्हें वैसे तो पोते की कोई जल्दी नहीं थी, उन्होंने तो इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दक्ष कभी शादी करेगा। जब से उसके मॉम डैड की मौत हुई थी दक्ष ने खुद को सबसे अलग कर लिया था, पर अब जब दक्ष ने शादी कर ली थी तो वो इसी बात से खुश थी। और वैसे भी उन्हें पता था जब तक दक्ष को बच्चे नहीं चाहिए होंगे तब तक वो कुछ नहीं कर सकती थी। और जहाँ तक दक्ष की बात है वो आरोही के लेकर बहुत पजेसिव था, तो उन्हें पता था कि दक्ष से अभी बच्चे की उम्मीद करना बेकार है। वो वैसे भी उन्होंने आरोही का मूड डाइवर्स करने ले लिए ऐसा किया था। और रहे बच्चे की बात, तो आज रचित और सिया की एंगेजमेंट थी और जल्द ही उनकी शादी भी हो जाएगी, तो वो उन दोनों से बच्चे की उम्मीद कर सकती थी। ऊपर आरोही का रूम। आरोही ने अपने आप को मिरर में देखा, उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आज जब मॉम ने उससे बच्चे का जिक्र किया तो उसे अपना बच्चा याद आ गया, जिसे उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पिछली जिंदगी में खो दिया था। वो चाहे आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर उसकी पिछली जिंदगी उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका जख्म आज फिर से ताज़ा हो गया था, जिसे उसने अपने दिल के किसी कोने में छुपा रखा था। भले ही बाहर से खुश दिखती हो पर वो खुश नहीं थी। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं पिछली जिंदगी की तरह इस जिंदगी में उसके साथ ऐसा कुछ न हो जाए। वो फिर से उसी दर्द के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए क्यों दक्ष से इतना प्यार करते हुए वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसके दिल में ये डर था कि कहीं अगर फिर से उसने अपना बच्चा खो दिया तो वो सह नहीं पाएगी, वो जीते जी मर जाएगी। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पर नोक किया। आवाज सुनकर आरोही ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वो इस बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकती थी, वरना फिर वो उनकी बात का क्या जवाब देती कि वो रो क्यों रही थी। अगर गलती से भी ये बात कहीं दक्ष को पता चल गई कि वो रो रही थी तो पता नहीं फिर वो उसका क्या करेगा। आरोही ने एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखा और जल्दी से दरवाज़ा खोला।
आरोही को देखकर मेड बड़े ही पोलक तरीके से बोली, मैडम ये यंग मास्टर ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर आरोही हैरान हो गई कि दक्ष ने उसके लिए कुछ भेजा है, क्योंकि दक्ष ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। आरोही ने वो बॉक्स ले लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बॉक्स बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष ने इसमें उसके लिए क्या भेजा होगा, पर जो भी हो वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि दक्ष ने उसके लिए क्या भेजा है। इन सब में आरोही अपना दुख दर्द सब भूल गई थी। वैसे भी एक दक्ष ही था जिसके पास होने से आरोही अपना सारा दुख भूल जाती थी। उसने फिर जल्दी से बॉक्स खोला। जैसे ही उसने बॉक्स खोला उसकी आंखें हैरानी में फैल गई, क्योंकि उसमें एक लहंगा था। वो इस बात से हैरान नहीं थी कि दक्ष ने उसके लिए लहंगा भेजा था, वो इस बात से हैरान थी कि ये वही लहंगा था जो उसे मॉल में पसंद आया था, पर इसकी प्राइस देखकर उसने उसे नहीं खरीदा था। आरोही को समझ नहीं आया कि दक्ष को कैसे पता चला कि उसे ये लहंगा पसंद आया था, क्योंकि उसने तो इस बारे में किसी को नहीं बताया था, यहाँ की सियासत को भी नहीं। क्या दक्ष भी उसी समय उसी मॉल में था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होता तो उसे जरूर पता चल जाता। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को इस बारे में कैसे पता चला, पर जो भी वो बहुत खुश थी कि फाइनली ये लहंगा उसके पास है। सच में उसे ये लहंगा बहुत पसंद आया था। घर आने के बाद उसे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि उसने वो लहंगा क्यों नहीं खरीदा। फिर वो लहंगा को निकल कर देखने लगी। सच में वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। वो दक्ष से इस बारे में पूछना चाहती थी, पर उसने दक्ष को कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि दक्ष 2 दिन बाद ऑफिस गया है तो उसके पास कितना काम होगा। वो उससे इस बारे में उससे शाम को पूछ लेगी। शाम का समय, सिंघानिया मेंशन। आज मेंशन में रोज से ज़्यादा सिक्योरिटी थी। जो कोई भी मेंशन के अंदर जा रहा था पहले उनकी अच्छे से तलाशी ली जा रही थी, उसके बाद ही उन्हें अंदर अंदर जाने दिया जा रहा था। पर इनसे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता था कि वो लोग को सिंघानिया मेंशन के अंदर जाने का मौका मिला। इसलिए सब खुशी खुशी अपनी तलाशी करने दे रहे थे, और अगर किसी को इसके आपत्ति हो भी रही तो वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें अंदर जाना था तो उन्हें तलाशी तो देनी ही होगी। सिंघानिया फैमिली के बॉडीगार्ड बहुत ही वेल ट्रेन थे, इसलिए वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर भी वहां आए हुए थे, जिससे वो रचित और सिया की कुछ फोटोज और वीडियोस ले सके, पर उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं थे। वो बस बाहर खड़े होकर ही फोटोज ले सकते थे। वो लोग यहाँ रचित और सिया से ज़्यादा दक्ष सिंघानिया के लिए आए थे। क्या पता आज उनकी किस्मत अच्छी हो और उन्हें दक्ष की कोई पिक्चर क्लिक कर मौका मिल जाए। पर वो लोग ये बात सिर्फ सोच ही सकते थे, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था, और ये बात उन्हें भी पता थी। पर बोलते हैं न, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए वो लोग भी बस इस बात की उम्मीद कर रहे थे। वही अंदर सब लोग आंख फाड़े सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज पहली बार सिंघानिया मेंशन आए थे। उन्होंने आज से पहले सिर्फ ये बाहर से ही देखा था। सिंघानिया मेंशन जीतने बाहर से सुंदर था, उससे कहीं गुना सुंदर और बड़ा अंदर से थे, और ऊपर से आज सिंघानिया मेंशन में इतनी सुंदर सजावट की थी जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे।